आपका हुआ नहीं अभी तक? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, your mic is mute, I think so. Now, are you getting my voice? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we are getting it. No problem at all. We'll begin once more. See, the point is simply we are studying the bryophytes and their economic importance or whatever maybe the importances are there. So what our NCERT says, it says that the bryophytes are of very less economic importance, but of great ecological importance. So now there are the two terms. One is the economic importance. Economy मतलब उसका जो benefit है हमें directly कैसे होता है ना, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं. If you see, यहाँ पे जो first point है, some mosses provide food for the herbaceous mammals. So this is an ecological importance. Economic मतलब human को कोई फायदा है नहीं, but it is a food chain, food web इसके ऊपर depend है, ठीक है? So that is ecological. Second is species of sphagnum. ये जो sphagnum नाम का एक actually mosses है, ठीक है? Sphagnum. हमने मर्केंशिया वाला एक एग्जांपल पहले पढ़ा, वो liverwort था, ठीक है? liverwort और mosses इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. मैंने आपको नोट्स भी भेजे है बेटा लास्ट क्लास में, ठीक है? तो species of sphagnum provide pit. अब ये pit क्या चीज है भाई? pit जिस तरह से हमारे तरफ बिकता है बेटा कोल, कोल नो है ना, कोल हमें मिलता है, कोयला, ठीक है? कोल क्या है? हाइड्रोकार्बन रिमेंट्स है जो भी बहुत पुराने टेरिडोफाइट्स थे उनके. वैसे ही आप थोड़े कोल्डर रीजन में जाओगे, यूरोपियन कंट्रीज में वगैरह जाओगे, तो वहां पे आपको कोल जैसा ही सब्सटेंस मिलता है जिसको हम लोग पिट कहते हैं. नाउ ऑब्वियसली इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, इज यूज्ड एज अ फ्यूल. इसमें एक और प्रॉपर्टी है, इट हैज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, so that used as a packing material for transshipment of the living material. Now ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि why we use the bog pit. bog pit कहते हैं इसको, it's called as the bog pit, है ना?
why the bog peat is used for what? As a packaging material. Why? Because it has a great water holding capacity. It has a great water holding capacity. तो क्या होता है, वाटर बहुत सारी चीजों को ड्राई होने से बचा लेता है। तो पहले, अभी तो बहुत तेजी से बेटा हम लोग हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर बेटा बाय शिप चीजें भेजनी हो, कार्गो जिसको हम लोग कहते हैं, इट टेक्स टू मच टाइम। तो ऑब्वियसली बेटा लिविंग स्टॉक को अगर भेजना है कुछ, है ना, सपोज फिशेस को कैप्चर किया हमने और वो एक जगह से दूसरी जगह भेजनी दूर, है ना, तो ऑब्वियसली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बाय द ओशन आप शिप से भेजोगे, ट्रांसशिपमेंट करोगे, तो उस समय इसका बॉकपीट का यूज पहले के जमाने में होता था, आज नहीं होता, क्योंकि आज हम लोगों ने फ्रीजर्स वगैरह सब डेवलप कर लिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई इट कैन बी यूज, बिकॉज इट हैज अ ग्रेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली पिट, इसको पिट बोलते हैं, कैन बी बर्न। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। एक का एक और बेनिफिट है, देखो एक क्या बेनिफिट है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। व्हाट इज द पॉइंट, यू नो, अभी आप जितना जगह पे फॉरेस्ट देखते हो, फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट तो क्या एक दिन में कहीं पे भी किसी भी जगह पे एकदम से एक दिन से बेटा सारा फॉरेस्ट तो, है ना, डेवलप तो हो नहीं जाता। तो क्या होता है, बेयर रॉक्स है, उनके ऊपर धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे ग्रो होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, और उसी सॉइल की मदद से बड़े बड़े पेड़ पौधे बाद में धीरे धीरे वहां पे डेवलप होना शुरू होते हैं। इसी को हम लोग प्लांट सक्सेशन कहते हैं, इसको प्लांट सक्सेशन। ठीक है, वन आफ्टर अनदर एक एक प्लांट स्पीसीज वहां पे आते चला जाता है, जैसे जैसे अच्छी खासी लेयर बन जाती है सॉइल की। ठीक है, वैसे वैसे बेटा अच्छा खासा वहां पे फॉरेस्ट जैसा कंडीशन डेवलप हो जाता है। बट क्वेश्चन आता है कि पायोनियर स्पीसीज हम किसे कहते हैं? पायोनियर मतलब सबसे पहले कौन बेटा वहां पे जाके ग्रो होगा, जहाँ पे सॉइल ही नहीं है, वहां पे सॉइल रॉक है या वाटर है, तो वहां पे सबसे पहले जाके कौन ग्रो होगा? उन स्पीसीज को हम पायोनियर स्पीसीज कहते हैं, और इसमें नंबर 1 है बेटा लाइकेंस। ठीक है, और उनके साथ साथ आते हैं बेटा मॉसेस। ठीक है, तो मॉसेस एक्ट्स एज ए पायोनियर स्पीसीज विद लाइकेंस। लाइकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, लाइकेंस के बारे में आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एल्गी और फंगस का एसोसिएशन, इवन मैंने यहाँ पे अपने एल्गी के चैप्टर में भी मैंने लाइकेन के बारे में मेंशन किया है। तो वो लोग डेफिनेटली बेटा रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, मेकिंग अ सबस्ट्रेट मतलब सॉइल सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स। तो धीरे धीरे बेटा वहां पे ऐसी सॉइल बना देते हैं जहाँ पे हायर प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। तो अगेन इट इज एन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ही है। तीसरा है सिंस मॉसेस फॉर्म अ डेंस मैट। अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो अब आप देखो, जब भी आपको स्विट्जरलैंड वगैरह के इमेजेस दिखाते हैं, वहां पे ऐसा दिखाते हैं एकदम ग्रीन मैट फैला हुआ है, एकदम ग्रीन मैट जमीन के ऊपर, है ना। तो दे आर नॉट एक्चुअली ग्रासेस, यू नो, दे आर एक्चुअली दिस द मैट ऑफ दिस मॉसेस। अब ये जो मॉसेस होते हैं ऑब्वियसली दे कवर एंटायर सॉइल सरफेस, सो दे प्रिवेंट द सॉइल एरोजन। ठीक है, तो ये भी इकोलॉजिकल है, ये भी इकोलॉजिकल है। सिर्फ एक ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला दिखा, वो था बॉकपीट का। इसीलिए एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि ब्रायोफाइट्स हैव लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये दो टर्म्स है, इसमें आप डिफरेंस करना सीख लो, इकोनॉमिक और दूसरा वर्ड क्या है बच्चों, इकोलॉजिकल। ठीक है, इकोलॉजिकल सबके लिए है, सारे नेचर में जितने भी है ना ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए है। इकोनॉमिकल सिर्फ ह्यूमंस के लिए होता है। ठीक है, हमें बेनिफिट क्या मिलेगा इससे। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द ब्रायोफाइट्स एंड देयर व्हाट वी कैन से द सिग्निफिकेंस। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी है। लीवर वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, मॉसेस के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, लीवर वर्ड्स और मॉसेस, इस तरह से बेटा लीवर वर्ड हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लीवर वर्ड का पढ़ा। मैंने मर्केंशिया का एग्जाम्पल आपको बच्चा लास्ट क्लास में दिखाया। एक चीज उसकी रह गई है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। देखो अगर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है बेटा एक गैमेटोफाइट ग्रीन वाला आपके सामने है ऑन द स्क्रीन। ठीक है, गैमेटोफाइट है, लेनदार दिखाई दे रहा है, सरफेस को अटैच है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट। ठीक है, उसका डॉर्सल सरफेस हमें दिखाई दे रहा है।
अगर ये यहाँ से बीच से कट टूट गया, दो टुकड़े हो गए, तो इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ऑब्वियसली अगर फ्रैगमेंटेशन भी हो जाता है तब भी बेटा हमें दो नए थैलस मिलेंगे, तो ऑब्वियसली ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। या तो आप अगर केयरफुली देख पा रहे हो तो उनके ऊपर इस तरह से कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है कप शेप स्ट्रक्चर, इफ यू सी नाउ। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी डेवलप होते हैं ऑन मर्केंशिया, ठीक है। तो दिस कप शेप, देखो फ्रैगमेंटेशन तो बहुत ही इजी मेथड है ऑफ थैलाई, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ द, इसको बोलते हैं गेमी कप, दिस इज कॉल्ड द गेमी, ठीक है। ये जो होता है गेमी कप होता है, और इसके अंदर बहुत सारे गेमीज होते हैं, बहुत सारे मतलब टिश्यूज, ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो गेमीज हैं जब ये टूट के जमीन पे गिरेंगे, गेमीज आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स है दैट डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स, ठीक है, ऑन द थैलाई। अब ये एंटायर कप है, ये एक एंटायर कप है जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एंटायर कप, ठीक है, ये कप है, इसको रिसेप्टेकल, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड है बेटा। ये जो बर्ड होते हैं ना उनको हम गेमीज कहते हैं, ठीक है, इनसाइड दैट कप, दैट इज है ना। तो ये गेमी कप है, दिस इज गेमी कप, ओके। उसके अंदर गेमीज है, बहुत सारे गेमीज होते हैं, और एक गेमी से दो थैलस बनते हैं, सिंगल गेमी कैन प्रोड्यूस टू थैलस, ठीक है। सिंगल गेमी से क्या बनेगा, टू थैलस बनते हैं। तो आपको देखो, अगर आप नीट का पेपर भी देखोगे, अभी परसों हुआ है वो पेपर, उसको देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि ये जो भी चैप्टर्स है ना पहले वाले, सब एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं, बाहर का कुछ पूछते ही नहीं है, ठीक है, नथिंग। अभी तो फिलहाल तो बिल्कुल नहीं पूछ रहे, क्योंकि इसका कोई लिमिट ही नहीं है ना बेटा, ये तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है ना। जो जितना पढ़ेगा उतना उसको मालूम होगा, है ना, यही तो उसका फंडा है। तो लॉजिक कुछ नहीं है ना उसमें, इफ यू नो इट यू कैन गिव आंसर, इफ यू डोंट नो इट यू कैन नॉट गिव द आंसर, इट इज, है ना। तो यहाँ पे बस इतना ही होता है कि आपने कितना अलग अलग पढ़ा है ये आपको टेस्ट किया जाएगा, बट एग्जाम, एनटीए ये कहना चाहती है अभी, गवर्नमेंट भी ये कहती है कि आप एग्जाम सिर्फ
Hello, are you getting my voice? Yes, sir. Okay, okay. So there is some technical power cut issue. Okay, I will restore. No problem at all. We are here. Hello. So if you can see here, in that case, Gamey Cup is there. Now I will ask a very simple question here. This question is, if suppose a Gamey Cup have a 32 Gamey, ठीक है, अगर एक गेमी कप के अंदर 32 गेमी अगर होंगे तो हमें कितने थैलस मिल सकते हैं मैक्सिमम? तो बेटा इसका आंसर आता है 64। अब 64 क्यों आएगा? क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताया कि एक सिंगल जो गेमी होता है, ठीक है, उसमें दो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं। मतलब अगर हम एक सिंगल गेमी को ड्रॉ करते हैं, अ सिंगल गेमी हमने बनाया, ये इस तरह से एक सिंगल गेमी है, तो एक सिंगल गेमी जो है उसमें दो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एंड दिस टू ग्रोइंग पॉइंट्स, ये दो जो ग्रोइंग पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, इससे एक थैलस बनेगा, इससे एक थैलस बनेगा। सो जितने भी बेटा गेमीज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जितने भी गेमी हमें देखने को मिलते हैं, अगर हम उनको क्लियरली देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ गेमीज, ठीक है, जितने भी होंगे उससे डबल अमाउंट में हमें थैलस मिलने की संभावना होती है। तो अगर 32 गेमी है तो 64 थैलस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। नाउ ये जो गेमी कप वाला जो फंडा है सिर्फ मर्केंशियर के लिए बताया गया है, ठीक है, बाकी ना तो बाकी लिवरवर्ट्स के लिए भी नहीं है और ना ही बेटा बाकी मॉसेस के लिए ये चीज बताई गई। लाइफ साइकिल है ना कैसा होता है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है पढ़ा था। इवन मैंने आपको प्रोटोनेमा स्टेज भी बेटा आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द प्रोटोनेमा स्टेज इन आवर लास्ट क्लास। नाउ हमने प्रोटोनेमा, लीफी स्टेज, ये दोनों स्टेजेस जो है वो हैप्लॉइड स्टेजेस होती है, गैमेटोफिटिक स्टेजेस होती है इन द ब्रायोफाइट। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया बेटा, ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन भी फ्रैगमेंटेशन से, बडिंग से होता है ना। लैटरल बर्ड्स डेवलप होते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा डेवलप होता है। ये सब हम लोगों ने बच्चों लास्ट जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, है ना, अगर मैंने अभी जो हमने देखा, तो मॉसेस के 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी आपसे एक्सपेक्ट करती है। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज व्हाट? द फ्यूनारिया। अनदर एग्जाम्पल इज द स्पैग्नम, और ये एग्जाम्पल है पॉलीट्रिकम, ठीक है। सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स हियर जो एनसीईआरटी आपसे एक्सपेक्ट करती है। नंबर 1 थिंग, ये जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आप लीफी स्टेज देख सकते हो, मेन एक्सिस देख सकते हो, राइजोइड देख सकते हो, हर चीज यहाँ पे आपको इमेज में बेटा दिखाई है। ओरिजिनल डायग्राम कैसा होता है, मतलब ओरिजिनली वो कैसे दिखता है, ये भी यहाँ पे मैंने पिक्चर आपके सामने रखा हुआ है ताकि आपको आइडिया रहे कि एक्चुअली हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आप स्पैग्नम को भी देखोगे बच्चों, तो स्पैग्नम एक मॉस है। इनके केस में आप देख सकते हो अगेन बेटा लीफी अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलती है। और तो और बेटा यहाँ पे ब्रांचेस अलग अलग है। यहाँ देखो आर्कीगोनियल ब्रांच, मतलब ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कीगोनियल ब्रांच। आप यहाँ देखो तो एंथ्रेडियल ब्रांच है। एंथ्रेडियल ब्रांच है मतलब जहाँ पे सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, और नॉर्मल ब्रांचेस है। तो बहुत सारे ब्रांचेस भी आपको उसके मेन एक्सिस को देखने को मिलती है इन केस ऑफ व्हाट? द स्पैग्नम। स्पैग्नम का एग्जांपल हम लोगों ने बॉग पीट में भी पढ़ा। बॉग पीट इसी से बनता है भाई, ठीक है। फ्यूल जो इसको हमने कहा, या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसमें है, उसके बारे में हमने बात की। एक और है यहाँ पे पॉलीट्रिकम, ठीक है। तो पॉलीट्रिकम को आपको कभी जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें आपको पॉलीट्रिकम मेंशन होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अब ये सारी ही चीजें बेटा हम लोगों को देखनी है, समझनी है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी मुश्किल है नहीं, ठीक है। एक है मर्केंशिया जो कि लीवरवर्ट का एग्जाम्पल है बच्चों, और दूसरे एग्जाम्पल है फ्यूनारिया, स्पैग्नम एंड पॉलीट्रिकम। अब अगर आपको याद हो तो बच्चों आपको ये नोटिस करने को मिलेगा कि हम लोग
है ना, ये पढ़ा था पोपोजीजी एल्गी में। तो जो एल्गी है ना उसमें पॉलीसिफोनिया है। एल्गी में क्या है बच्चों? पॉलीसिफोनिया। एल्गी में क्या है? पॉलीसिफोनिया है। हेलो, यहाँ पे पॉलीट्रिकम है, तो ये कंफ्यूजन मत करना। यहाँ पॉलीट्रिकम है, वहाँ पॉलीसिफोनिया था। इजंट इट? हेलो, बताया था ना मैंने ये, है ना। तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है जो हमें समझनी है। ओके ओके। सो इस तरह से बच्चों हम लोग अभी ब्रायोफाइट को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ विल सी अबाउट द टेरिडोफाइटा। देखो, आपको लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि ब्रायोफाइट जो होते हैं इनकी स्पेशलिटी क्या है। क्या स्पेशल चीज है उनमें? स्पेशल ये है कि इनका गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, बट स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, रेसेसिव होता है। ठीक है, ये ब्रायोफाइट की स्पेशलिटी है। वैसे ही बच्चों टेरिडोफाइट की स्पेशलिटी क्या है? टेरिडोफाइट के लाइफ में आपको एक चीज देखने को मिलती है कि इनके केस में बेटा, टेरिडोफाइट में दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही ग्रीन होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट में वैसा नहीं होता। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है ना, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे मजेदार बात यह है कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट को ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स है। ठीक है, इवन इसके स्पोरोफाइट पे वैस्कुलर बंडल्स है, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो लीव्स दिखाई दे रहे हैं प्रॉपरली आपको, यू कैन सी दिस डायग्राम वेरी केयरफुली। देखो यहाँ लीव दिखाई दे रहे हैं, और इन लीव्स के ऊपर क्योंकि ये स्पोरोफाइट है तो लीव्स के बैक साइड में आपको बेटा ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। देखो ये ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। यस, ये जो ब्लैक स्पॉट है इनको हम लोग सोरस कहते हैं। सोरस, जिसमें स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये स्पोरोफाइट है क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूस करता है, इसके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। ठीक है, तो अब हमें यही चीज बेटा लाइफ साइकिल के साथ समझनी है कि टेरिडोफाइट में एक्चुअली क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। देखो, टेरिडोफाइट बहुत ही, अगर आप देखोगे तो ऐसे प्लांट आपने जरूर देखे होंगे। मुंबई में भी अभी कहीं पे भी आप 5 स्टार होटल वगैरह में जाओगे, यानी यहाँ नॉर्मल भी जगह पे जाओगे तो आपको फर्न प्लांट तो बिल्कुल डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। ठीक है, फर्न प्लांट को इंटीरियर डेकोरेटिव जो होते हैं डेकोरेशन में, मतलब है ना, बिकॉज दे कैन ग्रो इन द शैडो प्लेसेस। घर के अंदर बेटा वो आराम से ग्रो हो जाते हैं एंड दे लुक ब्यूटीफुल। ठीक है, इसीलिए ऑर्नामेंटल प्लांट जो है ये टेरिडोफाइट आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपने शायद ये हॉर्स टेल कहते हैं इसको, ये भी टेरिडोफाइट है। ठीक है, हम लोग जिस तरह से जानते हैं उनको बोलते हैं बेटा फर्न। बहुत सारे जो भी शॉप्स होते हैं जहाँ पे प्रॉपरली प्लांट्स को बेचा जाता है या डेकोरेशन, तो उनके नाम भी बेटा फर्न एंड पेटल्स एंड फर्न एंड दिस एंड फर्न, इस तरह से नाम होता है। ठीक है, तो आपको नोटिस करना है कि व्हाट इज फर्न। ठीक है, सो दे इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न, सो विल स्टडी देम अबाउट वन बाय। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि they are found in cool, damp places, shady places. Some flourish well in the sandy soil condition. देखो sandy soil मतलब sand में भी बहुत अच्छे से वो grow हो जाते हैं। ठीक है, so the sandy soil condition, देखो sandy soil में जब भी grow होते हैं तब उनको samophyites कहते हैं। samophyites का क्या मतलब होता है? When they grow in the sand। ठीक है, तो कोई भी प्लांट जब बेटा सैंड में ग्रो होता है तो उनको हम लोग सैमोफाइट्स कहते हैं। अभी अगर आप देखें तो सबसे पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि वैस्कुलर बंडल जिसमें है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको इवन फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब मैंने प्लांट का क्लासिफिकेशन आपको बताया। ठीक है, सो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू, ये टेरिडोफाइट ही है। तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दीज टेरिडोफाइट्स इन प्रॉपर मैनर। ये कुछ डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है सिलाजिनेला नाम के टेरिडोफाइट का, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है। ये जो है बेटा हमारे आमतौर पे इवन मुंबई में भी आपको ये फर्न प्लांट और ये जो है थूजा प्लांट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इस तरह से ये प्लांट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा नजरें खुली रखनी है। अभी एक बार जब देखोगे ये ऐसा प्लांट, डेफिनेटली ऐसे लीव्स वाला आपको प्लांट देखने को मिलेगा। एंड इफ यू सी दिस वन, इट्स अ टेरिडोफाइट। हेलो, नेफ्रोलेपिस तो बहुत फेमस है,
बहुत सारे लोगों के इवन घरों में भी बेटा, आप में से शायद इतने बच्चे बैठे हुए तो किसी के घर में गार्डनिंग वगैरह का शौक होगा, तो नेफ्रोलेपिस बिल्कुल होता है बेटा, जिनको गार्डनिंग का शौक होता है उन, ठीक है, सो उनके घरों में ये होता है। एनीवे, सो नंबर वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो प्लांट यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है सिलाजिनेला, नाउ रिमेंबर कि इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा ध्यान से हमें पता होना चाहिए, मोर थिंग्स वी हैव टू नो, बट डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे अब हमारे नोट्स से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वही मैं आपको सेंड करने वाला हूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड हियर। नाउ यहाँ पे देखो टेरिडोफाइट, इनका लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक है मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, सेम टू सेम एज ए ब्रायोफाइट। नाउ इसका डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, मेन प्रॉब्लम ये है, इसका डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, ठीक है। अभी वहां पे गैमेटोफाइट था, कहाँ पे, ब्रायोफाइट में। यहाँ स्पोरोफाइट स्पेशली बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है, उसमें ट्रू रूट्स है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स है, सब कुछ है। अच्छा, आप में से कौन बता पाएगा ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट में क्या था रे? सिर्फ फूट सीटा कैप्सूल, बराबर है, और वो भी है ना नॉन ग्रीन पैरासिटिक था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्रॉपर ग्रीन लीव्स होते बच्चों, और ये लीव्स है ना फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका जो गैमेटोफाइट है वो बहुत छोटा होता है, थोड़ा सा, उतना बड़ा होता नहीं है, छोटा रहता है। इसीलिए टेरिडोफाइट में उसके गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं। थैलस मतलब डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट, तो प्रोथैलस है, छोटा सा है, स्मॉल है, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, जो हमें नीट में भी पूछते हैं कि आप टेरिडोफाइट की स्पेशलिटी बताओ, तो स्पेशलिटी बिल्कुल सिंपल है, बोथ आर ग्रीन एंड इंडिपेंडेंट। बोथ मतलब कौन, गैमेटोफाइट भी ग्रीन है, स्पोरोफाइट भी ग्रीन है, बोथ ऑफ देम, बोथ आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज होती है, हमको पता है कि स्पोरेंजिया का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया। अभी स्पोरेंजिया का मतलब क्या है, ऐसा ऑर्गन जो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को स्पोरेंजिया कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी हमने पहले भी डिस्कस की है, यहाँ पे भी हम लोग इस टर्मिनोलॉजी को यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद अच्छा बेटा, स्पोरेंजिया जिस लीफ के ऊपर, जिन लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया आते हैं, उन लीव्स को हम स्पोरोफिल कहते हैं। फिल मतलब लीफ। देखो बहुत ही सिंपल यहाँ पे चेन ऑफ रिएक्शन है। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर जो लीव्स आते हैं स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के ऊपर जो ऑर्गन डेवलप होता है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं स्पोर्स। उल्टा जा सकते हैं हम लोग, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। बताओ बेटा ऑर्गन का नाम बताओ जहां स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, आप बोलोगे सर स्पोरेंजिया। अच्छा, स्पोरेंजिया जिस लीफ के ऊपर ग्रो होते हैं उन लीव्स को क्या कहते हैं सर, उसे स्पोरोफिल कहते हैं। अच्छा, तो स्पोरोफिल जिन प्लांट्स के ऊपर होता है उनको क्या कहते हैं सर, उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। इजंट इट क्लियर? हेलो, इजंट इट क्लियर टू यू? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है, ओके। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं। ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, रैकेट शेप, है ना, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम। यहाँ पे भी वही है। इनके केस में भी सेक्स ऑर्गन जो डेवलप होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर और जैकेटेड। अभी जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग एंथ्रीडियम कहते हैं, ये मैंने ब्रायोफाइट में भी वर्ड यूज किया था, एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम विल प्रोड्यूस द मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म सेल कहते हैं। तो स्पर्म कैसा बनता है, ठीक है, एंथेरोजॉइड। अब यहाँ जो स्पर्म है ये थोड़ा अलग है। स्पर्म यहाँ पे बेटा ऐसा स्पाइरल शेप्ड और मल्टी फ्लैजेलेटेड है, बहुत सारे फ्लैजेला इसको होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम एक ही सिंगल दो फ्लैजेला। देखो ब्रायोफाइट में हमने बोला था बाय फ्लैजेलेटेड कंडीशन है, बराबर है, ब्रायोफाइट में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बेटा मल्टी फ्लैजेलेटेड आपको मेल गैमेट देखने को मिलेगा। It's a spiral shape and multi-flagellated. You can see here, it's a spiral shape and multi-flagellated. हेलो, है ना, ये डिफरेंस है। बाकी फीमेल सेक्स ऑर्गन वैसा ही है, फ्लास्क शेप्ड है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को, मतलब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम लोग आर्किगोनियम ही कहते हैं। यहाँ पे भी वही वर्ड यूज करते हैं बच्चों, ठीक है, सेम वर्ड वी आर यूजिंग हियर, आर्किगोनियम। नाउ यू सी इन द केस ऑफ दिस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी बेटा नेक है, कवर सेल्स है,
वेंटर है, वेंटर में क्या क्या है देखो, वेंटर कैनाल सेल है ना, वेंटर कैनाल सेल है। उसके बाद एक एग सेल है, ठीक है, इसको वीसीसी बोलते हैं, ये हमने लास्ट ब्रायोफाइट में भी मैंने बताया था। वेंटर कैनाल सेल हमेशा एक ही होता है, बट नेक कैनाल सेल भी है बेटा। यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंस है, ब्रायोफाइट में नेक कैनाल सेल बेटा 4 to 6 रोज में थे, यहाँ पे सिर्फ 1 to 2 रोज में होते हैं, मतलब बहुत एक कम होते हैं नंबर ऑफ वेंटर नेक कैनाल सेल लेस। बाकी सारा चीज एकदम सेम है वैसा का वैसा। आप देखोगे तो एंथ्रीडियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन रैकेट शेप भी है, यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्पाइरल शेप बेटा ये बनते हैं, पानी में रिलीज होते हैं। मजेदार बात ये है कि हम टेरिडोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम नहीं कहते, बट इनको भी बेटा वाटर की जरूरत होती है फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना वाटर के ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, दे कैन नॉट। हेलो, लाइक ब्रायोफाइट्स। तो इनके केस में भी बेटा वही चीज है जिस तरह से हमने जूडियोगैमी कहा था, पानी में तैरते हुए जाएंगे, जूडियोगैमी होगी। इनके भी केस में केमोटैक्टिक ही मूवमेंट होता है, केमोटैक्टिक मतलब एक केमिकल की तरफ ये मूवमेंट करते हुए स्पर्म जाते हैं, ठीक है। इनके भी केस में ऊगैमी ही होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही होता है। तो ऑल थिंग्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द ब्रायोफाइट व्हाट वी हैव लर्न। हेलो, नाम भी वैसे ही है, बस नेक कैनल सेल का नंबर वेरी कर गया, स्पर्म का जो फ्लैजेला है बढ़ गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। देखो ये चीज हम लोग देखेंगे इनके बारे में, अभी मैं सिर्फ इतना बता के रखता हूँ कि जब भी स्पोरेंजिया डेवलप होता है, अगर कभी स्पोरेंजिया एक से ज्यादा सेल से बने, बनते समय अगर शुरुआत में ही बेटा 2-4 सेल से अगर स्पोरेंजिया बनता है, तो उसे हम लोग उस कंडीशन को हम लोग यूस्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं। और अगर बेटा स्पोरेंजिया सिर्फ सिंगल सेल से बनता है, अब ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, आगे जब जितना हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी में फिर ये बात आएगी, तब मैं बोलूंगा कि यूस्पोरेंजिएट लेप्टोस्पोरेंजिएट मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है। तो उस समय मतलब एक्चुअली ये आपको 12th स्टैंडर्ड में है, अभी तो है ही नहीं ये पॉइंट। बट क्योंकि यहाँ स्पोरेंजिया आया है, स्पोरेंजिया है ना स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, अगर वो 4 सेल से बनता है जैसे कि एंजियोस्पर्म्स वगैरह में होता है, ठीक है, तो वो होता है यूस्पोरेंजिएट। और एक ही सिंगल सेल से बने तो उसे लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। नाउ फॉरगेट दिस राइट नाउ, जस्ट है ना, ये मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया आपको, ठीक है। अब आते हैं बच्चों मेन पॉइंट की तरफ। इसका जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है, टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट कैसा है। डोमिनेंट है सर, जमीन के ऊपर ग्रो होता है, इट ग्रोज ऑन द सोइल, ठीक है। अच्छा, उसमें रूट होते हैं क्या, हाँ सर उसमें रूट होता है, बड़ा से रूट होते हैं। स्टेम होता है क्या, हाँ सर स्टेम होता है। लीव्स होते हैं क्या, हाँ सर लीव्स होते हैं। अच्छा, अच्छा ये हैप्लॉइड होते हैं सर, स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होता है। अच्छा ठीक है, तो क्या इनके स्टेम में रूट में जाइलम फ्लोएम होते हैं क्या, हाँ सर इनके स्टेम में रूट में जाइलम फ्लोएम होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। अच्छा, तो क्या ये फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स है, बिल्कुल सर ये फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट ही है। ओ ऐसा है, ठीक है। तो क्या जाइलम में क्या क्या होता है, सर शायद हमने 9-10 में पढ़ा है, जाइलम में 4 एलिमेंट होते हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रकीड्स, इनमें होता है क्या वैसे, तो आंसर है नो, इनमें सिर्फ जाइलम ट्रकीड्स होते हैं, जाइलम वेसल्स एब्सेंट है, डू नॉट हैव जाइलम वेसल्स, ठीक है। तो ये हम लोग 11th स्टैंडर्ड में ही एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, उसमें ये पॉइंट आपको डिस्कस करने को मिलेगा। इवन फ्लोएम में भी बेटा यहाँ पे इनमें ना सीव ट्यूब होता है ना कंपेनियन सेल होते हैं, कुछ नहीं होता, इनमें होते हैं सीव सेल, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस करता है क्योंकि ये प्रिमिटिव लेवल पे है वैस्कुलर बंडल। तो जितना हायर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में जितना वेल डेवलप्ड जाइलम फ्लोएम है, वैसा यहाँ पे होता है नहीं, साधारण सा जाइलम फ्लोएम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नाउ थिंक अबाउट द गैमेटोफाइट, क्या गैमेटोफाइट में भी कभी जाइलम फ्लोएम होता है क्या सर, बिल्कुल नहीं, जाइलम फ्लोएम क्या स्टेम ब्रांच कुछ नहीं होता उसमें। सो गैमेटोफाइट नेवर हैव एनी वैस्कुलर बंडल, उसमें कभी कोई वैस्कुलर बंडल होता नहीं है। हाँ, गैमेटोफाइट बहुत छोटा होता है और उसको हम ट्रूथ हैलस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम लोग, तो हैलस, ठीक है, छोटा सा होता है, हार्ट शेप्ड होता है, ठीक है।
तो इस तरह से बेटा हम उसे प्रोथैलस कहते हैं। आई विल शो द पिक्चर ऑफ इट, है ना, जब भी हम लोग देखेंगे। नाउ चलो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि कितने अलग अलग प्रकार के टेरिडोफाइट देखने को मिलते हैं। देखो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं। जमीन के तो ऊपर होते ही ये ग्रो टेरेस्ट्रियल है ना, वो तो है ही। अगर आप देखोगे हैबिटेट के हिसाब से तो कुछ होते हैं एपीफाइटिक। अभी एपीफाइटिक का क्या मतलब है? एपीफाइटिक का मतलब होता है कि सम जो कुछ टेरिडोफाइट है वो बड़े से ट्रीज के ऊपर, जैसे मैंगो ट्री देखोगे ना, मैंगो के पेड़ के ऊपर छोटा सा टेरिडोफाइट ग्रो होता है, ठीक है। अब उससे वो कुछ भी नहीं ले रहा, ना पानी ले रहा है ना खाना ले रहा है, कुछ नहीं, वो तो पैरासाइट नहीं है, बस उसके ऊपर रहता है, ज्यादा लाइट मिले इसलिए ऊपर रहेगा, जितना पेड़ के ऊपर चढ़ के उतना लाइट मिलेगा, सो इट गेट्स मोर लाइट, इससे उसको आसान होती है, इसलिए वो पैरासिटिक नहीं है, वो एपीफाइटिक है। एपीफाइटिक मतलब किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो जाना, बस, है ना, उसका वो सपोर्ट ले रहा है ग्रो होने के लिए, उससे कुछ खाना पानी मिनरल कुछ नहीं ले रहा है, नथिंग, तो वो पैरासिटिक प्लांट नहीं है, वो एपीफाइटिक है। आपको डिफरेंस क्लियर हुआ एपीफाइटिक और पैरासिटिक में? पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक प्लांट क्या करते हैं? पैरासाइट वो है जो, है ना, वहां से फूड वाटर मिनरल वो भी ले लेता है होस्ट से, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये लाइकोपोडियम नाम का बढ़िया एग्जाम्पल है, विच ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स, ठीक है, दूसरे ट्रीज के ऊपर ये जाके ग्रो हो जाता है। नाउ कुछ टेरिडोफाइट एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का क्या मतलब है? एक्वेटिक का मतलब होता है कि वो पानी में रहते हैं, पानी में ग्रो होते हैं, खास करके फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बेटा सेल्विनिया, एजोला। एजोला प्लांट बहुत फेमस है। एजोला नाइट्रोजन फिक्सिंग, है ना, बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। तो एजोला लीव्स कंटेन एनाबेना, एनाबेना जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, ठीक है ना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला एग्जांपल है, जो कि आपको एजोला प्लांट के बारे में हमेशा देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, ठीक है। नाउ जिस तरह से अभी हम लोगों ने बेटा एल्गी में ग्रुप्स पढ़े थे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, जैसे हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, है ना, और मॉसेस, वैसा ही यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन, अगर रियल क्लासिफिकेशन देखा जाए तो बेटा हमें 4 ग्रुप देखने को मिलते हैं। एक का नाम है साइलोप्सिडा, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी ये एग्जांपल बताती है आपको, साइलोटम, देखो साइलोप्सिडा, साइलोटम, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का कोई निमोनिक्स वगैरह कुछ सोचो मत, जस्ट रीड इट, रिवाइज इट मेनी टाइम्स, जस्ट सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, दैट इज ओनली द वे एंड बेस्ट वे, आई एम टेलिंग यू। निमोनिक्स का ऐसा है कि इतने निमोनिक्स हो जाते हैं कि बस, है ना, निमोनिक्स ही याद नहीं रहते। सो बिलीव योर ब्रेन रिमेंबर एवरीथिंग, है ना। सो साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा क्या है भाई? साइलोप्सिडा, है ना, एक छोटा सा लोवेस्ट टेरिडोफाइटिक ग्रुप है, जिसमें आपको राइनिया, देखो हम लोग जब 12th स्टैंडर्ड में जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जेनेटिक्स वाला यूनिट पढ़ेंगे, तो उसमें इवोल्यूशन नाम का चैप्टर है, तो उसमें ना आपको राइनिया लाइक प्लांट ऐसा नाम सुनने को मिलेगा। राइनिया, ये क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये सबका एंसेस्टर है, जितने भी प्लांट्स आपको वैस्कुलर प्लांट देखने को मिलते हैं सबके बेटा एंसेस्टर है, मतलब इनसे ही शुरुआत हुई। आज जो अलग अलग प्लांट हमको देखने को मिलता है, तो ये है पहला ग्रुप, दैट इज द साइलोप्सिडा। सेकेंड वन लाइकोप्सिडा। अभी लाइकोप्सिडा क्या है? लाइकोप्सिडा में जैसे कि लाइकोपोडियम, आइसोइटिस, सिलाजिनेला, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी प्लांट है बेटा सिलाजिनेला, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लाइकोपोडियम अभी मैंने मेंशन किया, कहाँ पे? ये एपीफाइटिक होता है, दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़ के बैठता है, ठीक है। सो सिलाजिनेला ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बेटा स्पिनोप्सिडा। अब इनको हम हॉर्सटेल कहते हैं, अभी मैंने दिखाया था। इक्विजिटम, ठीक है, इनके अंदर बहुत ज्यादा सिलिका भरा पड़ा होता है, ठीक है, इवन इनके स्पोर्स में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके स्पोर भी ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो इक्विजिटम, देखो इक्वस मतलब हॉर्स होता है, इक्वस का क्या मतलब बेटा? हॉर्स, ठीक है। व्हाट इज द इक्वस? इक्वस मींस हॉर्स, ठीक है। सो इक्विजिटम ये एक टर्मिनोलॉजी है, स्पिनोप्सिडा। एंड देन आता है बेटा टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा फर्न प्लांट, जितने भी फर्न प्लांट है बेटा उनको हम लोग कहते हैं टेरोप्सिडा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एडियंटम। एडियंटम को हम लोग बोलते हैं मेडन हेयर फर्न, ठीक है। इसको हम लोग वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, मैं आज ही आपको बताऊंगा वॉकिंग का मतलब क्या है, ये प्लांट चलता कैसे, हाउ इट विल वॉक, ठीक है। तो ये रहस्य आज ही खुलेगा, है ना, द मिस्ट्री ऑफ द वॉकिंग प्लांट। हेलो एडियंटम, है ना।
तो एडियंटम एक ऐसा ट्री है, ऐसा प्लांट है जो चलता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ठीक है। सो विल सी हाउ इट इज। देन ड्रायोप्टेरिस भी है जिसको मेल शील्ड फर्न कहते हैं। उसके बाद नेफ्रोलेपिस जो बहुत फेमस है, टेरिस, और एक्वेटिक फर्न है जैसे कि एजोला, सेल्विनिया, मार्सिलिया, ये सारे पानी के ऊपर ग्रो होते हैं, वाटर फ्लोटिंग ऑन द वाटर बॉडीज। तो चलो यहाँ पे बेटा 4 ग्रुप है ना, चारों ग्रुप है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, है ना, साइलोप्सिडा का पी है ना, साइलोप्सिडा है ना, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ठीक है। तो ऐसे 4 ग्रुप है। इनमें से साइलोप्सिडा में साइलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, है ना, स्पिनोप्सिडा में जो है इक्विजिटम, हॉर्सटेल, और टेरोप्सिडा में है ना जितने भी फर्न प्लांट आते हैं वो टेरोडॉप, ये सारे सबसे मॉडिफाइड है, टेरोप्सिडा सबसे हाईली मॉडिफाइड। नाउ दिस इज जस्ट अ क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्टरी, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। इफ यू रिवाइज केयरफुली, ठीक है, जितना आप देखोगे, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, देखो मैं जैसे ये चैप्टर हो जाएगा मैं सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड आपको एमसीक्यूज भेजूंगा। आई विल सेंड यू ऑल एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज। तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, अच्छा मैं बोला हाँ साइलोप्सिडा कौन है भाई, सर साइलोटम, ओके, है ना, याद रखना आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस सेंटर, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये नोट्स भी आपको मिलेंगे। अब आता है बेटा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़ा ध्यान से समझो। एक्चुअली जितने भी ब्रायोफाइट है, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट है, जितने भी ब्रायोफाइट है उनमें जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ऑल स्पोर्स आर ऑफ सेम साइज, इसीलिए हमने उसको होमोस्पोरस कंडीशन कहा, उसे हम होमोस्पोरस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। बट बेटा जब हम टेरिडोफाइट को देखेंगे ना, तो टेरिडोफाइट में हमें 2 प्रकार के प्लांट देखने को मिलते हैं, जिनमें या तो स्पोर्स बिल्कुल एक जैसे हैं, तब उनको मैं होमोस्पोरस कंडीशन कहता हूं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, खास करके सिलेजिनेला और सेल्विनिया, जो हेटेरोस्पोरस है। अभी हेटेरोस्पोरस है मतलब उनमें 2 प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, एक बड़ा स्पोर होता है मेगा स्पोर, और एक छोटा स्पोर प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर। नाउ रिमेंबर कि टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है एज कंपेयर टू जैसे कि ब्रायोफाइट में था वैसा ही, ठीक है। तो जो लाइफ साइकिल है बिल्कुल वैसी ही होगी, है ना, गैमेटोफाइट के ऊपर गैमेट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे, ठीक है। सो दैट इज द सेम थिंग विल हैपन हियर ओनली, बट होमोस्पोरस कंडीशन में और हेटेरोस्पोरस कंडीशन में हमें थोड़ा डिफरेंस देखना है। लेट्स सी दिस हाउ इट इज। अब क्योंकि लाइफ साइकिल हम देख रहे हैं टेरिडोफाइट में, थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे होमोस्पोरस है मतलब एक प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये लाइफ साइकिल बेटा आपके सामने ऑन द स्क्रीन है। अब पहली चीज नोटिस करो, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले बच्चों स्पोरोफाइट को कंसिडर किया, ठीक है। वाई? बिकॉज स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, ठीक है। अब स्पोरोफाइट एक प्लांट है, डिप्लॉयड है, उसके ऊपर है ना मेल कोन बन जाते, स्ट्रोबिलस बनते हैं। स्ट्रोबिलस मतलब है ना ये जो स्पोरोफिल होते हैं उनका है ना जो बंच होता है, दैट इज स्ट्रोबिलस, उसको कोन बोलते हैं, कोन। तो स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट के ऊपर बहुत सारे स्ट्रोबिलस बनते हैं। स्ट्रोबिलस मैं आपको इमेज दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में। तो क्या है स्ट्रोबिलस? इट्स द बंच ऑफ द लीव्स, लीव्स का बंच है। अब उसमें कौन से लीव्स है? स्पोरोफिल प्रेजेंट है। स्पोरोफिल के ऊपर क्या डेवलप होता है? सर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। स्पोरेंजिया में कौन से सेल्स होते हैं? सर उसमें होते हैं स्पोर मदर सेल। अच्छा सब कुछ डिप्लॉयड है क्या? हाँ सर सब कुछ डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है? हाँ सर स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट के ऊपर जो बंच डेवलप होता है लीव्स का, स्ट्रोबिलस, वो भी डिप्लॉयड है? हाँ सर वो भी डिप्लॉयड है। अच्छा स्ट्रोबिलस किस चीज, स्ट्रोबिलस में क्या चीज होती है? सर उसमें स्पोरोफिल होते हैं, बहुत सारे स्पोरोफिल। अच्छा स्पोरोफिल के ऊपर क्या होता है? सर स्पोरोफिल के ऊपर होते हैं स्पोरेंजिया। ओ स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? सर स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल। ओ ऐसा है। यहाँ तक तो आपको भी पता है कि स्पोर मदर सेल से क्या होगा आगे, क्योंकि डिप्लॉयड है।
और अगर स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है और उससे अगर हमें हैप्लॉइड स्पोर बनाने हैं, हैप्लॉइड स्पोर अगर बनाने हैं तो क्या होगा बेटा, व्हाट वी विल डू? तो टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए? मियोसिस, जैसे कि ब्रायोफाइट में हुआ था, सेम टू सेम। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, 2n से n बनने के लिए, ये मैंने बेसिक बनाया आपका पहले दिन में, पहला चैप्टर वही है, 2n to n, है ना। स्पोर, स्पोरिक मियोसिस होगा और स्पोर मदर सेल से सारे स्पोर बन जाएंगे, और जैसे स्पोर बनेगा गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हो गया। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? क्या आप बता सकते हो गैमेटोफिटिक जनरेशन कहाँ से शुरू होता है? आंसर होगा सर स्पोर से। क्यों रे सर? स्पोर हैप्लॉइड है ना। वेरी गुड, अच्छा, मतलब गैमेटोफिटिक जनरेशन मतलब हैप्लॉइड जनरेशन क्या? हाँ सर, हैप्लॉइड जनरेशन मतलब ही गैमेटोफिटिक जनरेशन। ओह थैंक यू, इजंट इट? जैसे स्पोर बना तो कलर बदल दिया मैंने, पिंक कलर का लिखा है, स्पोर इज अ पिंक कलर। अब ये स्पोर जब जर्मिनेट होंगे, जमीन के ऊपर ग्रो होंगे, तो उनसे बनेंगे गैमेटोफाइट, जो कि छोटे होते हैं तो प्रोथैलस बोलते हैं उनको, है ना। गैमेटोफाइट ग्रीन है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी छोटे छोटे ग्रीन है, इंडिपेंडेंट है। सर गैमेटोफाइट के ऊपर क्या डेवलप होता है? गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या है सर? अरे भाई वो मेल सेक्स ऑर्गन है। आर्किगोनियम सर फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अच्छा, एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सर जो भी गैमेटोफिटिक जनरेशन में होते हैं ना, सब हैप्लॉइड ही होते हैं। ओ ऐसा है, तो ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड है? बिल्कुल सर, हैप्लॉइड ही है। So what happens to the antheridium? Sir, antheridium will produce the male gametes. What happened to the archegonium? Sir, archegonium will produce the female gametes. And then, sir, these male gametes are released into the water by the chemotactic attraction. They will show the zoodeogamy. They will move by their many multiple flagella, and they will reach to the female sex organ into the archegonium, a flask-shaped structure. अच्छा, ओ फिर उसका क्या हुआ? उसके बाद सर दोनों गैमिट है ना, मेल गैमिट फीमेल गैमिट, उनका यूनियन होगा, ऊगैमी होगी, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर बिल्कुल। फिर सर उसके बाद कुछ नहीं, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, कलर बदल देते सर हम लोग। क्यों रे सर? क्योंकि फिर से डिप्लॉयड आया ना। अच्छा, जाइगोट इज डिप्लॉयड। हाँ सर, जाइगोट से फिर से डिप्लॉयड जनरेशन शुरू हो जाता है। क्या बात है। सो जाइगोट से फिर क्या बनेगा सर? जाइगोट डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बनाएगा, यही एम्ब्रियो आगे चल करके बड़ा प्लांट बनेगा, रूट, स्टेम, लीव्स, इनके ही लीव्स का स्ट्रॉबिलस बनेगा। स्ट्रॉबिलस स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल है सर। अच्छा, ओ स्पोर मदर सेल क्या करेगा सर? मियोसिस करके क्या बनाएगा सर? स्पोर बनाएगा। स्पोर्स हैप्लॉइड है। आर यू क्लियर? अरे क्लियर है ना। बट सारे स्पोर एक साइज के हैं, इसीलिए हम इसको होमोस्पोरस लाइफ साइकिल कह रहे हैं, और ये हर टेरिडोफाइट में होता है। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, बट सम आर हेटेरोस्पोरस। तो ये जो भी लाइफ साइकिल मैंने आपको दिखाया बच्चों, ये होमोस्पोरस लाइफ साइकिल है, जिसमें स्पोर्स का साइज बिल्कुल वेरी नहीं करता। इजंट इट क्लियर? हेलो, एनी इशू? अब ये चौथी पांचवी बार सेम टाइप का लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं, ये पहली बार तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। फिर ये हेटेरोस्पोरस में क्या होगा, थोड़ा बताओ तो। हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल में एक्चुअली क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ पे देखो नीचे बना है। फिर से शुरू करते हैं, हाँ फिर से शुरू करते हैं सर। देखो, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, रूट, स्टेम, लीफ डिप्लॉयड। वेरी गुड। यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है सर। फंडा, फंडा बहुत सिंपल है। देखो कहानी ये याद रखो, पहले तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए क्या सर। देखो जब भी मेगा स्पोर, मतलब जो बड़ा स्पोर होता है, उससे हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट ही बनेगा। मतलब मेगा स्पोर इज एक्चुअली द साइड ऑफ द फीमेल। फीमेल की टीम पूरी मेगा स्पोर टीम है।
अच्छा, ओहो, ऐसा है सर। और आगे जो माइक्रोस्पोर होते हैं ना, वो सर मेल गैमेटोफाइट। वो माइक्रोस्पोर जब भी जर्मिनेट होगा तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा। मतलब माइक्रो इज ऑलवेज द टीम ऑफ द मेल्स। वेरी गुड। तो मेगास्पोर जब भी जर्मिनेट होता है तब भी फीमेल गैमेटोफाइट ही बनता है। बड़ा वाला स्पोर, छोटा वाला स्पोर, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर से क्या बनता है सर? मेगास्पोर जर्मिनेट होता है ना तो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। ओ यस। तो इसका क्या फायदा सर? इसको याद रखना है। इसके बिना जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। मेगास्पोर, मेगा ये लड़की का नाम होता है। हाँ, मेगा मेगा मेगा, ओके, मेगा एक गर्ल है। यस, मेगास्पोर करेक्ट है। चलो ठीक है, याद हो गया सर, इजंट इट? हेलो, है ना? मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट। वाओ, मतलब मेगास्पोर को जमीन पे डालो तो फीमेल गैमेटोफाइट ही बनेगा। अच्छा, माइक्रोस्पोर को जमीन पे डालो तो जर्मिनेट होगा ना तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा। पक्का हो गया माइंड में? यस और नो? हेलो। सो फिर हम लोग बोलते हैं कि माइक्रोस्पोर वाले साइड को हम पूरा मेल 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 ही बोलते हैं। तो जो मेल कौन लिखा है, मेल कौन क्यों लिखा है? मेल स्ट्रोबिलस। देखो, यहां से हम शुरू करते हैं। अगर हम माइक्रोस्पोर के बारे में देख रहे हैं, जो माइक्रोस्पोर बनाएगा वो होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जिस स्पोरेंजिया में बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जिस लीव्स के ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल के बंच को ही हम लोग मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलस कहते हैं। इजंट इट क्लियर? हेलो। सेम टू सेम, मेगास्पोर जहां पे बनेगा उन सेल्स को हम मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल के डेवलप होते हैं। मेगास्पोरोफिल के बंच को मैं फीमेल कोन फीमेल स्ट्रोबिलस कहता हूं। इजंट इट क्लियर? हेलो। अब रियल फ्रंट है ना, सीधा सीधा आते हैं। देखो, यहाँ स्पोरोफाइट है, यहाँ है स्पोरोफाइट। ठीक है, ये है बच्चों स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप हुआ मेल कोन। मेल कोन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। Microsporophyll consist of microsporangia. Microsporangia consist of microspore mother cells. ठीक है, और जब बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल जर्मिनेट होगा, मतलब मियोसिस करेगा, तो हमें मिलेंगे माइक्रोस्पोर। इजंट इट? हेलो, माइक्रोस्पोर मिला आफ्टर मियोसिस। सेम टू सेम, सेम टू सेम यहाँ पे बेटा वही बात होगी। स्पोरोफाइट के ऊपर फीमेल स्ट्रोबिलस डेवलप हुआ। Female Strobilus consists of megasporophil. Megasporophil consists of megasporangia. Megasporangia have the megaspore mother cell. And these megaspore mother cell, whenever show the meiosis, it will produce something that is called as what? The megaspore. Isn't it clear? Hello. है ना? इसीलिए ये हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के बेटा स्पोर बनेंगे। बड़ा स्पोर, छोटा स्पोर, मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर। ठीक है। नाउ सर, व्हाट हैपेंस टू द माइक्रोस्पोर? देन माइक्रोस्पोर से हमें बताया ना अभी, माइक्रो माइक्रो इज रिलेटेड टू द मेल। तो माइक्रोस्पोर से मेल प्रोथैलस ही बनेगा हमेशा जमीन के ऊपर, सबस्ट्रेटम के ऊपर। माइक्रोस्पोर विल जर्मिनेट एंड इट विल प्रोड्यूस द मेल गैमेटोफाइट, मेल प्रोथैलस। सर, मेल प्रोथैलस के ऊपर क्या डेवलप होगा? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा सर? मेल गैमेट खत्म करेगा गैमेटोफिटिक जनरेशन में। सर, व्हाट अबाउट द मेगास्पोर? मेगास्पोर विल प्रोड्यूस द फीमेल प्रोथैलस। ओके, फीमेल प्रोथैलस के ऊपर क्या डेवलप होगा? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा? एक सेल। डन। तो बेटा एक चीज नोटिस करो सब लोग, जब भी हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है तो गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग बनता है। फीमेल बॉडी अलग बनेगी, मेल बॉडी अलग बनेगी, क्योंकि मेगास्पोर से जर्मिनेट होकर सिर्फ फीमेल बॉडी ही बनती है गैमेटोफाइट की। हेलो।
और माइक्रोस्पोर से जर्मिनेट होकर के सिर्फ मेल बॉडी ही बनती है गैमेटोफाइट की, और उस गैमेटोफाइट के ऊपर हमेशा माइक्रोस्पोर वाले गैमेटोफाइट के ऊपर हमेशा एंथ्रीडियम ही बनेगा। तो याद रखना, माइक्रो इज ऑलवेज अ टीम ऑफ द मेल्स एंड मेगा इज ऑलवेज द टीम ऑफ द फीमेल। हेलो, इजंट इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन है, Sir, पूछो, clear. क्योंकि आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिर वही है। अभी देखो, यहाँ पे एक मजेदार बात है, क्या होता है पता है? ये जो मेगास्पोर है ना, मेगास्पोरेंजिया है ना, इससे मेगास्पोर को रिलीज ही नहीं करता, मेगास्पोर को पकड़ के रखता है, जमीन पे डालता ही नहीं, बोले नहीं गिरेगा तो चल यहीं पे रहे। मेगास्पोर मेगास्पोर मदर सेल वहीं पे, वही मदर प्लांट के ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर ही चिपके हुए रहते हैं। ये मेगास्पोर जर्मिनेट होकर के फीमेल गैमेटोफाइट भी प्लांट है ना, मदर प्लांट को ही डेवलप हो जाता है। और इसी फीमेल प्रोथैलस में बेटा एग सेल फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो तक की स्टेज बेटा वहीं पे डेवलप होती है। तो बेटा यही है सीड हैबिट। सीड हैबिट का क्या मतलब है? व्हाट इज सीड? अंडरस्टैंड करते हैं, ये कंसेप्ट बड़ा ध्यान से समझते हैं। पहले तो आपको हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल क्लियर है बच्चों, है ना? जैसे ही सिनगैमी होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो, कलर कलर कलर, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। फर्क आपको दिखाई दे रहा है? किस तरह से डिफरेंस आपको दिखाई देता है ना? सो दिस इज एन हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल ऑफ अ टेरिडोफाइट। आपको बार बार पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि क्या आप ऐसे दो नाम बता सकते हो हेटेरोस्पोरस? तो आंसर है यस, सिलाजिनेला सैल्विनिया, सिलाजिनेला सैल्विनिया। सिलाजिनेला को इतनी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, मतलब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो, है ना, तो आपको पीवाईक्यू खत्म होते होते सिलाजिनेला दिमाग में भिन जाएगा ऐसे, अरे सिलाजिनेला सिलाजिनेला, वाह वाह वाह। तो सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। इनमें हेटेरोस्पोरी होती है, ठीक है। नाउ थोड़ा ध्यान से देखो, कभी कभी अगर आप सीड को देखोगे, सीड जो होता है, सीड हम लोग देखते हैं जिसको सीड कहते हैं, वो क्या है एक्चुअली? तो जब आप सीड देखोगे तो सीड में एक चीज होती है सीड कोट। ऊपर होता है सीड कोट, और सीड कोट के अंदर होता है बेटा फीमेल गैमेटोफाइट, और उसके भी अंदर होता है बेटा एम्ब्रियो। इसका मतलब सीड एक्चुअली है क्या? सादी भाषा में सीड का मतलब होता है ना, प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो। प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो इज द सीड। सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो को संभाल करके रखा गया है ताकि वो आराम से नया जनरेशन ला सके। हेलो, बट अगर एम्ब्रियो सीड कोट के अंदर रहना है तो जाइगोट सीड कोट के अंदर बनना चाहिए, क्योंकि अगर जाइगोट सीड कोट के अंदर होना चाहिए तो बेटा फर्टिलाइजेशन बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सीड कोट तो, है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन से ही बनेगा। ठीक है, एक सेल अगर सीड कोट के अंदर है तो फीमेल गैमेटोफाइट सीड कोट के अंदर रहना चाहिए। इसीलिए आपको सिलाजिनेला में एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है, वहां सीड बनता तो है नहीं, बट ये फीमेल गैमेटोफाइट को बहुत देर तक बेटा मदर प्लांट के ऊपर ही अंदर कब्जा करके रखा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। इसको हम लोग एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन बोलते हैं। जैसे अभी तक मैं बोल रहा था, अच्छा स्पोर बना, जमीन पे गिर गया, उससे नया प्लांट बना। अब ऐसा नहीं बोल रहे हम, स्पोर बना उसको पकड़ के रखा, जमीन पे छोड़ा ही नहीं, नहीं जाएगा तो इधर ही बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट मेरे आंखों के सामने बनेगा, चल ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट वहीं पे बनवा देते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर ही, एम्ब्रियो बनने तक उसको पकड़ के रखते हैं फिर छोड़ते हैं। हेलो, ठीक है, सीड नहीं बनाते बट उसको पकड़ के रखते हैं, तो सीड हैबिट आपको देखने को मिलती है, सीड बनने का स्वभाव आपको सिलाजिनेला में देखने को मिलता है, द नेचर, द कैरेक्टरिस्टिक यू विल सी। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको नीट वाले, बोलेंगे कि बताओ सीड हैबिट आपको कौन से प्लांट में देखने को मिलती है? आप बोलना सर सिलाजिनेला में दिखता है ना, क्या टेंशन ले रहे हो। वो बोलेंगे क्यों दिखता है? अरे सिंपल है ना सर, वो फीमेल गैमेटोफाइट को बाहर ग्रो होने के लिए छोड़ता नहीं, अपने अंदर ट्रैप करके रखता है। ओ ऐसा,
और ऐसा क्यों कर पाता है सर? हेटेरोस्पोरी होती है ना, हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, फीमेल गैमेटोफाइट शुड रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट प्लांट, तो ये होता है क्योंकि हेटेरोस्पोरी से अलग फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, अलग मेल, मेल गैमेट को छोड़ देते, तू जा भैया, तेरे को तू जी ले अपनी जिंदगी, हमें कोई मतलब नहीं है, बट फीमेल को ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट को होल्ड करके रखता है बेटा स्पोरोफाइट, ठीक है, ऑल्दो पूरी तरह से सीड नहीं बनने देता, बाद में छोड़ देता है, बट होल्ड करके रखता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड फॉर वेरिएबल टाइम ऑन द स्पोरोफाइट प्लांट। तो ये है सीड हैबिट। सीड बनता है क्या रे सिलाजिनेला में? सीड बनता है क्या? नहीं बनता, बट सीड जैसी बनने वाली प्रोसेस जो है, हैबिट है, उसमें देखने को मिलती है। ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट को होल्ड, क्योंकि जब भी आप सीड देखोगे एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में जो सीड बनता है उसमें क्या क्या होता है सर? ऊपर सीड कोट होता है, अंदर फीमेल गैमेटोफाइट को पकड़ा हुआ होता है, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो है यहाँ पे एम्ब्रियो होता है। अच्छा, ऐसा सीड होता है क्या? हाँ सर, मतलब सीड के कोट के अंदर हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट होता है। हाँ सर, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में ऐसा ही होता है। यहाँ पे होता है क्या? यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट को थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखता है, फिर छोड़ देता है। ओहो, ऐसा है, मतलब एंडोस्पर्मिक जर्मिनेशन करता है क्या? हाँ सर, एंडोस्पर्मिक, तो अंदर ही अंदर है ना, फीमेल मेगास्पोर को जर्मिनेट करने को लगाता है, वहीं पे फीमेल गैमेटोफाइट बनवा लेता है। अच्छा, ये बताओ कौन से 3 फैक्टर जरूरी है सीड फॉर्मेशन के लिए? सर पहले तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन आनी चाहिए। क्यों रे सर? फीमेल गैमेटोफाइट अलग कैसे बनेगा? पहले मेगास्पोर अलग बने, फिर मेगास्पोर से मेगास्पोर को पकड़ के रखा जाए, वहीं पे फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन कर लिया जाए, ठीक है, मतलब एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन की जाए, तो ही सीड हैबिट हमें देखने को मिलती है। इजंट इट क्लियर टू ऑल? हेलो बच्चों, क्लियर है क्या रे? Yes, sir. Yes, sir. Clear. क्या पॉइंट है? क्यों सीड हैबिट है? सीड नहीं है, सीड हैबिट है। सीड बियरिंग प्लांट है क्या? टेरिडोफाइट है वो, सीड बियरिंग प्लांट नहीं है, दे डोंट हैव सीड, बट दे शो दैट कैरेक्टरिस्टिक। सीड बनाऊंगा मैं आगे चल करके, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, सीड हैबिट आपको कौन से प्लांट में देखने को मिलता है? आंसर सिलाजिनेला सैल्विनिया। वो क्वेश्चन पूछेंगे हेटेरोस्पोरस है ना कंडीशन आपको कौन से टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है? आंसर है सिलाजिनेला सैल्विनिया। वो क्वेश्चन पूछेंगे कि सीड हैबिट का मतलब क्या है? आंसर है कि फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड, है ना, ऑन द स्पोरोफाइट प्लांट अप टू द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, उसको पकड़ के रखता है, फिर छोड़ देता है, बोले तो अपनी जिंदगी अब फ्रीली जी सकता है। इजंट इट? हेलो, ठीक है। तो ये है सीड हैबिट जो कि सिलाजिनेला में आपको देखने को मिलता है। मैंने आपको दोनों लाइफ साइकिल यहाँ पे बता दी है ना, एक होमोस्पोरस लाइफ साइकिल एज वेल एज ये है बच्चों हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल, ठीक है। सो बोथ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइफ साइकिल आई हैव मेंशन्ड हियर, ठीक है। यहाँ पे बच्चों सिलाजिनेला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसकी कुछ कुछ स्पेशलिटीज है, मतलब ये बहुत ही स्पेशल प्लांट है, ऐसा लगता है कि जैसे कि एलियन प्लांट है। इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो इसका स्टेम बहुत ही कमजोर होता है, वीक स्टेम, ठीक है। इसमें छोटे छोटे लीव्स आते हैं, तो इनको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल का मतलब होता है छोटे लीव्स होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल लीव्स, ठीक है। इनमें स्ट्रोबिलस बनता है, मेल कोन फीमेल कोन वाला जो है ना, कोन्स बनते हैं, स्ट्रोबिलस बनते हैं। उनको रूट्स भी होते हैं, एडवांटेशियस रूट्स हमेशा होते हैं। एक स्पेशल चीज इनमें देखने को मिलती है जो दुनिया भर में किसी भी प्लांट में देखने को नहीं मिलती, जिसको ये स्पेशल बनाती है। ये वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, जिसको हम राइजोफोर कह रहे हैं, पता है आज तक बेटा जैसे ये बर्मुडा ट्रायंगल जैसा रहस्य है, मतलब जितना बार भी आप इनको पढ़ा गया है ना, साइंटिस्ट वी ऑल आर अनेबल टू डिसाइड कि ये रूट है या स्टेम है, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी प्रॉपरली असर्टेन एज इज एट रूट और स्टेम, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑर्गन सुई जेनेसिस, मतलब बिल्कुल नए प्रकार का ऑर्गन है, ना ये लीफ है, ना ही ये स्टेम है, ना ही ये रूट है ना। अब प्लांट्स में और क्या होगा?
तो इसको बोलते हैं राइजोफोर। राइजा मतलब रूट, फोर मतलब ब्रांच और स्टेम। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इसमें है ना बैलेंस में भरे पड़े। यस, ठीक है, रूट एंड स्टेम। तो ये है मिस्ट्री ऑर्गन विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द सिलेजिनेला। नाउ मजेदार बात यह है कि सिलेजिनेला के बारे में इतने क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। नंबर 1, वो तो हेट्रोस्पोरी का बढ़िया एग्जाम्पल है। नंबर 2, इट इज एन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द सीड हैबिट। नंबर 3, इसका गैमेटोफाइट बहुत ही छोटा होता है, मतलब सिर्फ 13 सेल का गैमेटोफाइट होता है, प्रोथैलस बहुत छोटा गैमेटोफाइट। और उसमें भी 12 सेल तो एंथ्रीडियम की ही है। जो मेल गैमेटोफाइट है वो बहुत ही छोटा होता है, और उसमें 12 सेल एंथ्रीडियम ही है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन ही है। बाकी सिर्फ एक ही सिंगल सेल है जिसको हम प्रोथैलस सेल कहते हैं। मतलब इतना छोटा गैमेटोफाइट जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, सिंगल सेल गैमेटोफाइट है एक्चुअली। ये एक स्पेशलिटी है। एक और चीज है, इसके जो लीव्स होते हैं वो लिग्यूलेट होते हैं। मतलब यहाँ पे जो चीज दिखाई दे रही है, अगर आप देख पा रहे हो, एक्चुअली ये है लीफ उसका, ये लीफ है। उसी लीफ के नीचे लिग्यूल मतलब टंग है ना, ग्लोसोपोडिया, ठीक है। तो जीभ जैसा, टंग जैसा बेटा एक छोटा सा लीफ जैसा पोर्शन बिल्कुल लीफ के नीचे होता है, जिसको बोलते हैं लिग्यूल। ये भी इसकी स्पेशलिटी, ये इसी में देखने को मिलता है। तो आपको पूछने को देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन भी कि लिग्यूलेटेड लीफ कहाँ पे मिलेगा, तो आप बोलना सर फिलाजेनेला, फिलाजेनेला। नाउ आपने बहुत बार सुना होगा, मे बी यू हैव हर्ड अबाउट द रामायणा। इन रामायणा इफ यू हैव हर्ड अबाउट द सीन कि हनुमान जी एक बहुत बड़ा मेरू पर्वत जो है अपने पर्वत हाथों के ऊपर उठा करके लेके आते हैं, है ना। और ये पिक्चर बहुत बार आपने शायद देखी भी होगी। तो उन्होंने क्या उठा के लाया था भाई, क्योंकि लक्ष्मण है ना को है ना कुछ तो भी एरो है ना लग गया था, बाण लग गया था, तो वो मूर्छित हो गए थे, ठीक है। तो जस्ट लाइक ही वाज इन कोमा, ठीक है। तो फिर उसको ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी, ऐसा हम लोग कहते हैं, फेमस संजीवनी बूटी। तो एक ऐसा प्लांट उठा करके लाया जाएगा जो कि जिसको खिलाने से है ना लक्ष्मण फिर से है ना मूर्छा से, कोमा से बाहर आ जाते हैं वेरी क्विकली ना। इसीलिए उसको संजीवनी बूटी कहा है, मतलब फिर से जिंदा कर सके ऐसा। ना आपको ये पता होना चाहिए कि संजीवनी प्लांट या संजीवनी बूटी जो प्लांट है, आमतौर के इसे ही माना जाता है, सिलेजिनेला को। हेलो, ठीक है। सिलेजिनेला इज एज्यूम्ड एज दिस इज अ प्लांट। इस प्लांट के सारे केमिकल को हम लोगों ने आइसोलेट भी किया, बट आज तक उसमें से जो भी केमिकल्स मिले हैं वो बहुत अलग है, ऑब्वियसली वो अलग है, बट उनका कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी आज तक हम नहीं डिस्कवर कर पाए हैं, हमें नहीं पता है। देखो, इससे ये प्रूव नहीं होता कि संजीवनी मतलब उसमें कुछ मेडिसिनल यूज है नहीं। इससे यही साबित होता है कि हम लोग अभी तक उसको यूज नहीं कर पाए उन केमिकल्स को, ठीक है। तो सिलेजिनेला have a many different types of the chemical compositions which can have a very good use, very good, but we don't have any authority to understand this right now, isn't it? Hello, ठीक है। अब इसे एक्चुअली संजीवनी बूटी क्यों कहते हैं? अगर आप कभी भी इनको देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसे ड्राई होते हैं, एकदम ड्राई। ऐसे लोग बेचते हैं इनको, खरीद है ना। आप जाकर के नॉर्थ इंडिया में भी ज्यादा जाओगे तो वहां पे रोड के किनारे बेटा ये ऐसे है ना आपको देखने को मिलेंगे, ये लोग बेचते हैं। इसका क्या होता है, इसके ऊपर जैसे ही आप थोड़ा सा भी, ये बहुत ड्राई है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको पानी में डालोगे या इसके ऊपर पानी डालोगे तो तुरंत आपके सामने बेटा ये ग्रीन होने लग जाता है, इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी खुद बेटा अपने आप को जिंदा कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग इंग्लिश में रिजरेक्शन प्लांट कहते हैं, मतलब मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए उस तरह से बेटा ये एकदम ड्राइड कंडीशन में होता है, तुरंत पानी डालने पे बेटा तुरंत जिंदा हो जाता है। सो दैट इज व्हाट द रिजरेक्शन प्लांट फॉर यू, जिसको हम संजीवनी बूटी ऐसा वर्ड यूज करते हैं। हेलो, इजंट इट क्लियर टू ऑल, है ना। यहाँ पे देखो, इसमें एक और स्पेशलिटी है, जैसे मैंने अभी तक बताया कि टेरिडोफाइट्स के केस में, इन केस ऑफ द टेरिडोफाइटा, मेल गैमेट स्पाइरल शेप्ड होता है और मल्टी फ्लैजेलेट होता है, बराबर ये बताया ना। बट सिलेजिनेला में वो बायोफ्लैजेलेटेड ही होता है।
ठीक है, सिलिया जिनेला में वो बाइफ्लैजेलेटेड ही है. So these are the some points which are actually important regarding the what we can say the cilia genela. Yes, ठीक है. आखिरी बेटा फर्न प्लांट. जब आप फर्न के बारे में बात करते हो, whenever you talk about the fern plant, फर्न का क्या मतलब है भाई? फर्न प्लांट का मतलब है यही नेप्रोलेपिस वगैरह. अब इसको स्टडी करोगे आप तो इसको आपको देखने को मिलेगा कि यार इस प्लांट में आपको, है ना, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक है अंडरग्राउंड स्टेम. सो दिस इज एन अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम को हम लोग कॉर्डेक्स या राइजोम कहते हैं. इट्स अंडरग्राउंड स्टेम. ठीक है, इसके नीचे साइड में अंडरग्राउंड स्टेम पे आपको एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलते हैं. जब भी यंग लीव्स देखोगे इनके, तो यंग लीफ जो भी होते हैं ना इनके, ये ऐसे कॉइलिंग करते हैं. इसको हम सिल्सिनेट वर्नेशन कहते हैं. कॉइलिंग करते हैं. और यंग लीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव हेयर होते हैं, उनको हम लोग रैमेंटा कहते हैं. जो बेटा मैच्योर्ड लीफ है वो हमेशा कंपाउंड लीफ होता है ना. ये कंपाउंड लीफ क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में. जैसे कि मैंगो का लीफ है वो सिंपल लीफ है, बट अगर आप नीम का लीफ देखोगे तो नीम का लीफ जो है सिंपल लीफ नहीं होता, वो कंपाउंड है. तो उनका जो मेन ब्रांच होता है लीफ का, जो है ना मिड रिब होता है, उसे हम रेचिस कहते हैं. और इस पूरे कंपाउंड लीफ में जितने छोटे छोटे लीव्स देखने को मिलते हैं उनको हम लोग लीफलेट कहते हैं. और पूरे एंटायर लीफ को हम लोग फ्रॉन्ड या लैमिना कहते हैं. इट्स अ कंपाउंड लीफ. बट अगर आप लीफ को प्रॉपरली देखोगे, इफ यू ऑब्जर्व लीफ, है ना, तो ये स्पोरोफिल है. स्पोरोफिल है मतलब लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया. अब क्वेश्चन आता है कि स्पोरेंजिया है कहाँ पे? अगर इस एक लीफलेट को आप देखोगे फ्रंट साइड से, इफ यू सी फ्रॉम द फ्रंट साइड, यू सी फ्रॉम द फ्रंट साइड, अगर आप फ्रंट साइड से लीफ को देखोगे बेटा उसके ऊपर कुछ होता नहीं है, मतलब स्पोरेंजिया उसके ऊपर होते नहीं है. बट उसके बैक साइड में देखोगे, लीफ के वेंट्रल साइड में देखोगे, इट्स अ डॉर्सल साइड एंड दिस इज द वेंट्रल साइड. अगर आप लोअर साइड या बैक साइड को देखते हो लीफ के, तो आपको ऐसे बहुत सारे ब्लैक डॉट देखने को मिलते हैं. अगर आपको याद हो तो जैसे अभी क्लास शुरू हुआ था तो मैंने ओरिजिनल बेटा आपको ब्लैक डॉट वाला लीफ दिखाया था, कंपाउंड लीफ दिखाए थे. यस और नो, है ना? अभी जो ब्लैक डॉट होते हैं इनको हम लोग सोराय कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं तो सोराय. एक सिंगल जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सोरस. सिंगुलर इज द सोरस. अब मजेदार बात यह है कि जब भी आप इस लीफ को कट करके देखोगे, सेक्शन लोगे ऐसा ट्रांसफर सेक्शन, तो इसके डॉर्सल साइड में तो आपको देखने को मिलेगा कुछ भी नहीं. डॉर्सल साइड पे कुछ नहीं है. डॉर्सल साइड पे, है ना, ऊपर साइड में कुछ नहीं है. ठीक है, बट आप वेंट्रल साइड में देखोगे, ऑन द वेंट्रल साइड आपको देखने को मिलेंगे सोरस. अब एक सिंगल सोरस यहाँ पे दिखाया गया है. इसमें आप देखो सोरस जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है एक्चुअली वो है प्रोटेक्टिव कोटिंग. ठीक है, लीफ से ये प्रोटेक्टिव इंडूशियम, इसको बोलते हैं इंडूशियम, क्योंकि ये ऊपर से कवर करता है. इंडूशियम, ठीक है, कोटिंग ऑफ द सोरस. जो ब्लैक कलर का ऊपर से दिखाई देता है ना, कैप कैप, वो है इंडूशियम. अब इस कैप को अगर निकाल के देखोगे तो बेटा जो कैप का अटैचमेंट देखने को मिलेगा, कैप के अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा. और इसी प्लासेंटे के ऊपर बहुत सारे बेटा स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं. मतलब सोरस, एक सोरस में बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं. तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं बेटा, बहुत सिंपल, नीट में भी आया है. फर्न प्लांट के लीफ के कौन से सरफेस पे स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, डॉर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल साइड. तो नीट इज नॉट डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू दिस, इट्स वेरी सिंपल. बस ये कि आपको उतना ही सिंपल सोचना है, नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड. अब क्या है, हमारी एनसीईआरटी है ना कुछ और भी वर्ड्स यूज करती है. डॉर्सल सरफेस को हम लोग एडैक्सियल सरफेस कहते हैं. डी फॉर डॉर्सल, डी फॉर डॉर्सल, एडी एडैक्सियल, डैक्सियल डॉर्सल. डॉर्सल अपर सरफेस होता है. D for dorsal, D for daxial, adaxial, adaxial. It's a dorsal surface. Yes, hello. B for below, B for below. Below is a ventral, ventral is a lower. B for below,
Abaxial. Abaxial is a surface. Now I will ask the same question. On which side of the leaf the sporangia are present? Adaxial or abaxial? Abaxial, बराबर. Baxial, B for below, ventral side. तो बस यही स्टेटमेंट उन्होंने पूछा है पहले भी कि है ना, isn't it true or false statement? स्टेटमेंट है the sorus is present on the adaxial surface of the fern leaf. So is it a true or false? The answer, it's a false, because it is not adaxial. It should be present on the abaxial. Yes, hello. ठीक है, तो ये जो है ना, जो यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया है B and D and B, ये सब ये मैंने आपको आपके नोट्स में है, मतलब ये मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, तो नो इशू इन दैट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है ना, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन एबाक्सियल साइड ऑफ द लीफ. हेलो, है ना, कहाँ पे होता है? एबाक्सियल साइड ऑफ द लीफ. ठीक है, अभी एडियंटम प्लांट मैंने अभी आपको बताया था, वॉकिंग फर्न, चलने वाला पेड़, है ना. इसमें क्या होता है, इसके जो लीफ के मार्जिन होते हैं ना, ये देखो कॉर्नर वाला मार्जिन और ये मार्जिन, ये इस तरह से अंदर फोल्ड हो जाता है. यहाँ सोरस वोरस बनाने की जरूरत नहीं है. तो इंडोशियम खुद ही बेटा लीफ का मार्जिन होता है, इसलिए इसको हम लोग फॉल्स इंडोशियम कहते हैं. मतलब अगर कभी पूछ ही ले तो ही बताना है, फॉल्स इंडोशियम आपको कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा. आंसर इज एडियंटम, है ना. एडियंटम में देखने को मिलता है फॉल्स इंडोशियम, दैट इज द फोल्डिंग ऑफ द लीफ मार्जिन. ठीक है, अब ये वॉकिंग फर्न है, इसको वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वॉक. कैसे चलेगा ये, उसका कंसेप्ट देखते हैं. ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं. देखो हम लोग इस पे फोकस करें, ए साइट और बी साइट. अब पहले ए साइड पे वो प्लांट आपको एडियंटम देखने को मिल रहा है, बट बी साइड पे वो प्लांट है नहीं. थोड़ी देर बाद में ए साइड में जो प्लांट है उसकी लेंथ बढ़ रही है, बट उसका स्टेम इतना मजबूत है नहीं, तो वो कर्वेचर करता है. आप देख सकते हो बी साइड पे अभी भी बेटा वो प्लांट है नहीं. कुछ देर बाद में ये इतना लेंदी हो जाता है कि बी साइड में इस प्लांट का टिप टच करता है, और जहां पे टिप टच करता है वहीं पे बेटा ये नया प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाता है ऑन द बी साइड, और थोड़ी दिनों बाद में ए साइड से ये गायब हो जाता है. अब आप बोलोगे कि है ना, इसको देखोगे आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन के बाद देखोगे, मतलब सपोज अगर आपको पढ़ाई करनी है, मतलब बिल्कुल देखना ही कि इसका पोजीशन, तो यहाँ पे एक आपने फ्लैग रखा, लगा के रखा, तो आप एक बार आके देखोगे तो यहाँ पे अभी भी प्लांट दिखाई दे रहा है. फिर आगे देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार इधर भी झुक गया, इधर भी एक लगा दिया आपने फ्लैग, क्योंकि जहाँ टच किया वहां पे आपने फ्लैग लगाया. कुछ दिनों बाद आओगे तो बेटा यहाँ पे सिर्फ फ्लैग दिखेगा, है ना, कंट्री गायब है, ओनली फ्लैग इज देयर. यहाँ बेटा देखो पूरी कंट्री बेटा यहाँ पे चली आई है नए फ्लैग की तरफ. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द वॉकिंग फर्न. तो ये क्वेश्चन नीट में आपको पूछा गया है कि वॉकिंग फर्न एक्चुअली है ना कैसे ग्रो होता है. तो आपको आंसर देना है बाय इट्स टिप. ठीक है, उसका जो स्टेम का टिप है उससे बेटा वो ग्रो होता है. हेलो, इजंट इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. है ना. सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द वॉकिंग फर्न फॉर योरसेल्फ. तो इस तरह से हम लोगों ने नोट्स में जो भी मैंने बताया है वो यहाँ पे दिखाया. ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे बच्चों, यहाँ पे देखो ये राइजोफोरा है, हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम में दिखाया जरूर है पर उसका नाम नहीं लिखा है. तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. ठीक है, सारे प्लांट्स यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के फर्न प्लांट्स है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर आप देखोगे तो इनका कुछ ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है. दे आर यूज्ड फॉर अ मेडिसिनल पर्पस, दे आर यूज्ड एज अ सॉइल बाइंडर. सॉइल बाइंडर मतलब सॉइल इरोजन को रोकेंगे. मोस्टली इकोनॉमिकली दे आर वेरी यूजफुल. ऑर्नामेंटल प्लांट है बेटा, ये ऑर्नामेंटल है ना.
एज ऑर्नामेंटल प्लांट दे आर यूज्ड मोस्टली। ठीक है, रिप्रोडक्शन में देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये सोरस यहाँ पे आप एडैक्सियल साइड में नहीं एबैक्सियल साइड में, ये है बेटा कंप्लीटली स्पोरोफाइट आपको दिखाई दे रहा है जो भी मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको। ठीक है, पक्का। तो ये सारा बेटा लाइफ साइकिल हम लोगों ने समझा। यहाँ इक्विजिटम का डायग्राम दिया है जहाँ पे आपको स्ट्रोबिलस दिखाई दे रहा है, यहाँ सिलाजिनेला का डायग्राम दिया है जहाँ पे आपको स्ट्रोबिलस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्पोरोफिल आएंगे। ठीक है, स्ट्रोबिला और कोन जिसको हम लोग कहते हैं। नाउ अब ये चीज आप देख सकते हो, हार्ट शेप छोटा सा बेटा फर्न प्रोथैलस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इट्स सो स्मॉल, बहुत ही छोटा सा। आपको प्रोथैलस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज लेस विजिबल, बहुत छोटा सा है। ठीक है, देखो दी स्पोर जर्मिनेट टू गिव इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब छोटा सा। ठीक है, इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड एज प्रोथैलस। अब ये प्रोथैलस सिर्फ हम टेरिडोफाइट में यूज करते हैं, ब्रायोफाइट में नहीं। ब्रायोफाइट का थैलस अच्छा खासा बड़ा होता है। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस होता है। अगर आप इस प्रोथैलस को क्लियरली देखोगे तो इसमें आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा राइजोइड। राइजोइड मतलब रूट जैसा स्ट्रक्चर जो कि हैप्लॉइड है। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट है, मतलब यहीं से ग्रो होगा, ये आगे जितना भी ग्रो होना है, ग्रोइंग हार्ट शेप स्ट्रक्चर है। बट अगर आप देख पा रहे हो आर्किगोनिया लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जहां पे ग्रोइंग पॉइंट है वहीं पे बेटा आर्किगोनिया प्रेजेंट है बहुत सारे। एंड सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है बच्चों एंथ्रिडियम। एंथ्रिडियम यहाँ पे है, सारे के सारे जो भी मेल सेक्स ऑर्गन है बिल्कुल यहाँ पे। अब क्योंकि ये बहुत छोटा सा भी है, ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर वाटर गिरेगा, मतलब ये देख सकते हो आप लोग किस तरह से इसमें है ना, देखो चांस देखने को मिलता है, देखो किस तरह से अरेंज है। तो वाटर डेफिनेटली एक्यूमुलेट करेगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे बच्चों आर्किगोनिया प्रेजेंट है सारे, और यहाँ पे ही इसके इस जगह पे बेटा सारे एंथ्रिडियम प्रेजेंट है। तो पानी में सारे स्पर्म रिलीज कर दिए जाएंगे और तैरते हुए यहाँ पे आएंगे डायरेक्टली सीधा, वहीं के वहीं सेम पोजीशन पे। एक ही गैमेटोफाइट में बेटा दोनों चीजें हो रही है, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो वही बातें हैं जो मैंने बताई है, वही बेटा जो है ना सिंप्लीफाइड यहाँ पे वही जो अभी पूरा लाइफ साइकिल जो हमने नोट्स पे बनाया वही है। आप देख सकते हो स्पोर्स के साइज छोटे बड़े होते हैं, ये माइक्रोस्पोर है, ये मेगास्पोर है। ये सिलाजिनेला प्लांट के केस में आपको देखने को मिलेगा, ये सेल्विनिया के केस में देखने को मिलेगा, क्योंकि उनमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है। सिलाजिनेला सेल्विनिया हेटेरोस्पोरस कंडीशन। ठीक है, नाउ अगर हम लोग जो कोन होता है ना, कोन उसका सेक्शन लेके देखें, उसको कट करके देखेंगे, है ना, स्ट्रोबिलस होता है। ठीक है, उसको अगर हम कट करके देखेंगे तो क्योंकि लाइकोपोडियम को कट करके देखोगे तो हर एक स्पोरेंजिया में बेटा आपको छोटे छोटे स्पोर्स नजर आ रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे, सारे छोटे छोटे स्पोर है ना, बिल्कुल। तो ये होमोस्पोरस है। बट आप केयरफुली सिलाजिनेला का सेक्शन देखो, आपको ये स्पोरेंजिया देखने को मिल रहा है, इसमें आपको दो तीन ही स्पोर देखने को बड़े बड़े से, मेगास्पोर, मेगास्पोर। उसके नीचे बेटा ये वाला देखो, इसमें बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये है माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। अब आप ये नोटिस करो, विद इन फीमेल गैमेटोफाइट्स zygotes develop into young embryos. This event is a precursor to the seed habit. It is considered as an important step in evolution. क्यों? क्योंकि इसके बाद में जिम्नोस्पर्म आने वाला है जिसमें सीड बनता है, एंजियोस्पर्म आने वाला है जिसमें सीड बनता है। इनमें सीड नहीं बनता बट सीड बनने की आदत दिखाई दे रही है, जो इवॉल्व होकर के आगे सीड बियरिंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या लिखा है देखो, द फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। यस और नो? है ना, कुछ देर के लिए रोक के रखता है, इतनी देर के लिए कि उसी फीमेल गैमेटो को रोक के तो रखा है,
उसी में जायगोट बनेगा, उसी में थोड़ी देर के लिए एम्ब्रियो भी बनना शुरू हो जाएगा, और फिर उसको छोड़ देगा, भैया चलो अभी सीड नहीं बनाने का, बट देख लिया, करके देख लिया, हाँ जमता है जमता है, तो जिम्नोस्पर्म में अभी सीड बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ बोलता हूँ, बिल्कुल कान खोल के सुनो। ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। जितने जिम्नोस्पर्म्स है, जितने एंजियोस्पर्म्स है, मतलब जितने भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, वो सारे हेटेरोस्पोरस है। सब में हेटेरोस्पोरी होती है, मैंडेटरी, नहीं तो सीड नहीं बनेगा। मेगास्पोर को ट्रैप करना ही पड़ेगा अगर सीड बनाना है तो। हेलो, इजंट इट क्लियर? टेरिडोफाइट के लिए क्या स्टेटमेंट है? मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, सम ऑफ देम आर हेटेरोस्पोरस। एग्जांपल सिलाजिनेला सैल्विनिया। इजंट इट क्लियर? हेलो, ये लाइफ साइकिल है जो अभी मैंने बताया। दैट्स इट, डन। ठीक है, ये सारे प्लांट है जो अभी मैंने आपको बताया, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। आप देख पा रहे हो एडियंटम को, देखो तो दिख रहा है, वो कर्व कर रहा है, दिख रहा है क्या? उसका लीफ टिप जाके कर्व कर रहा है, दिख रहा है क्या? कैन यू सी दिस? हेलो, कर्विंग, कर्व कर रहा है मतलब क्या करेगा अभी थोड़ी देर बाद में? जमीन को टच करेगा, जैसे जमीन को टच करेगा फिर से नया प्लांट बनेगा। इजंट इट? है ना, एडियंटम, ब्रायोप्टेरिस, टेरिस, ये सब टेरोप्सिडा में, टेरर है इनका भाई, टेरोप्सिडा का। स्पिनोप्सिडा, ये देखो एक्विजिटम, हॉर्स टेल मतलब घोड़े की पूंछ जैसे दिखते हैं, दिख भी रहे आपको, या तो ब्रश जैसे दिखाई दे रहे है ना। सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, देखो इसमें भी कोन दिखाई दे रहे, स्ट्रोबिलस, लाइकोपोडियम, ये लाइकोप्सिडा में आते हैं। और साइलोटम है ना, अभी अभी डेवलप हो रहे हैं, बिल्कुल लोअर लेवल के साइलोप्सिडा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दी टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो ये है बच्चों टेरिडोफाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली नेक्स्ट जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेटा जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, छोटे प्लांट बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, हर्बेशियस प्लांट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, ओरिजिनल, प्लास्टिक का नहीं, ठीक है, इफ यू हैव सीन इट, तो क्रिसमस ट्री इज एन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, आप अगर पाइन देखते हो, पाइनस ट्री देखते हो, साइकस, ठीक है, ये सारे जिम्नोस्पर्म्स है। बट यहाँ एक मुद्दा बहुत क्लियरली याद रखना, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। इजंट इट क्लियर? हेलो, ठीक है, सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। एक्सक्यूज मी सर। अब बोलिए। सर आपने कहा था कि आप हॉर्नवॉर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। हॉर्नवर्ट के बारे में मैंने बताया था ना, जो आपके नोट्स में है। हॉर्नवर्ट में मैंने लास्ट क्लास में बताया ना कि हॉर्नवर्ट में स्केल्स नहीं होते और उसका कैप्सूल ग्रो होते रहता है, सीटा नहीं होता, उतना ही बस, ज्यादा नहीं। ओके सर। इजंट आई? हेलो, ठीक है, आपके नोट्स में भी है, दो तीन ही पॉइंट है ना, उसमें पैरानॉइड होता है, ये भी मैंने दिखाया है आपको। ठीक है, सो हॉर्नवर्ड्स के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है कि उसमें जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो स्पोरोफाइट हमेशा हॉर्न की तरह ग्रो होता रहता है। ठीक है, इसीलिए उसको हॉर्न वर्ड कहते हैं। इजंट इट क्लियर? ठीक है, दैट्स इट। एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ नोटिस करो, जिम्नोस्पर्म्स के केस में अब हमें सबसे पहला मुद्दा याद रखना पड़ेगा कि जिम्नोस्पर्म्स का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म्स? देखो, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। अब नेकेड का क्या मतलब है यहाँ पे? नेकेड का मतलब है कि जो सीड बनता है वो फ्रूट के अंदर कोटेड नहीं होता, मतलब यहाँ फ्रूट अवेलेबल नहीं होगा।
जिम्नोस्पर्म में ना फ्लावर बनता है, ठीक है, ना ओवरी बनती है, ना स्टिग्मा स्टाइल कुछ बनता है, कुछ नहीं होता, तो सिर्फ इसमें ओव्यूल बनता है, ओव्यूल, ओव्यूल से सीड बनेगा। सो आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। यहाँ ओव्यूल जरूर है बट ओवरी है नहीं, सो एंड रिमेन एक्सपोज्ड, है ना, ये है ना, बिफोर और एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एक्सपोज रहता है, ठीक है। एंड सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड बाय द नेक, है ना, सीड, फ्रूट, तो फ्रूट में कवर्ड नहीं है। अब ये साइकस का प्लांट यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, इसमें देखो बहुत सारे, आपको लग रहा है कि ये फ्रूट है बट ये सारे सीड है। ग्रीन वाला इसका सीड कोट है, व्हाइट वाला एंडोस्पर्म है, और ये एम्ब्रियो है बच्चों, येलो कलर का, ठीक है। तो दिस इज एंटायरली सीड ऑफ द जिम्नोस्पर्म, इट्स अ सीड ओनली। हेलो, तो ये सीड है यहाँ पे, ठीक है। नाउ थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, देखो मुद्दा ये है कि सीड किस चीज से बनता है, तो सीड बनता है ओव्यूल से। ओव्यूल क्या चीज है ये अभी समझना पड़ेगा। व्हाट इज ओव्यूल, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चरली बहुत केयरफुली देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ओव्यूल जो है उसमें एक आपको येलो कलर का टिश्यू दिखाई दे रहा है। इस येलो कलर के टिश्यू को हम कह रहे हैं न्यूसेलस, और उस न्यूसेलस के ऊपर एक कोटिंग दिखाई देता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों इंटेग्यूमेंट। क्या कहते हैं उसे हम लोग, इंटेग्यूमेंट। हेलो, है ना, न्यूसेलस और उसके ऊपर क्या है, इंटेग्यूमेंट, और इसी को हम लोग कहते हैं ओव्यूल। बच्चे जब हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे ना, एंजियोस्पर्म में न्यूसेलस तो है ही, बट न्यूसेलस के ऊपर दो दो इंटेग्यूमेंट कोटिंग होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। और उसके ऊपर बेटा ओवरी वॉल भी होता है जिससे फ्रूट बनेगा। तो ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल है उसमें सिर्फ न्यूसेलस है, ठीक है। एक्चुअली जो वर्ड हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, वही बेटा एक्चुअली, है ना, मैं आपको समझाऊंगा ये डायग्रामेटिकली। अभी तो याद रखो कि इसमें जो ओव्यूल है वो नेकेड है, उसको, वो ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं है। इसका मतलब ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, बट ओवरी नहीं है इसलिए फ्रूट नहीं बनेगा। इजंट इट क्लियर? एंजियोस्पर्म्स के केस में ओव्यूल भी होता है, ओव्यूल के ऊपर ओवरी भी होती है, इसलिए ओव्यूल से सीड भी बनता है, ओवरी से फ्रूट भी बनता है। यस और नो, है ना। इसीलिए इस सीड को हम लोग नेकेड सीड कहते हैं, बिकॉज द ओव्यूल इज नेकेड। मजेदार बात है, एक और चीज आप नोटिस करो, इसके ओव्यूल को, जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल को मैं यूनिटेग्मिक कहता हूं। क्या कहता हूं मैं? यूनिटेग्मिक। क्या मतलब हुआ यूनिटेग्मिक? इसका मतलब हुआ कि इसमें सिर्फ एक ही इंटेग्यूमेंट है ना। और बेटा ये जो जिम्नोस्पर्म के अलावा एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को हम लोग बायटेग्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? बायटेग्मिक। क्यों? क्योंकि इसमें दो दो इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। तो साधारण से डिफरेंस के बारे में बात करते, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। देखो बच्चों, सीड बनने वाले प्लांट है यार ये, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में सीड बनता है, ठीक है। अभी एक्चुअली सीड है क्या? सीड हमेशा देखो, ऊपर सीड कोट होता है, अंदर बेटा फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और उसके अंदर डेवलप होने वाला एम्ब्रियो होता है। इस तरह से सीड होता है, ठीक है। अब जिस चीज से सीड बनता है उसे हम कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। और इस ओव्यूल को हम लोग देखेंगे तो बहुत इजीली दिखाई देता है कि जो ऊपर का कोटिंग है उसको इंटेगुमेंट कहते हैं, और अंदर जो टिश्यू होता है जिससे फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो बनेगा उसे हम न्यूसेलस कहते हैं। तो आप बता सकते हो ओव्यूल में कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? आंसर है न्यूसेलस
और न्यूसेलस के ऊपर होता है इंटेगुमेंट। ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा फर्क क्या है दोनों में, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल है वो नेकेड है, उसके ऊपर ओवरी वॉल नहीं है और सिर्फ एक ही इंटेगुमेंट है, इसीलिए उसको हम लोग यूनिटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। आप एंजियोस्पर्म्स के देखोगे फ्लावरिंग प्लांट जो होंगे उनमें जो ओव्यूल है उसके ऊपर बेटा दो दो इंटेगुमेंट है। ठीक है, फ्रूट का वॉल है मतलब ओवरी वॉल भी है। ठीक है, और दो इंटेगुमेंट होने की वजह से इसे हम लोग बायटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। ये क्लियर है क्या? हेलो, क्लियर है? ये बेसिक डिफरेंस है बेटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। एकदम बेसिक लेवल पे बात करो तो जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है, एंजियोस्पर्म में सीड और फ्रूट भी बनता है, दोनों, है ना, इतना बेसिक। अब देखो जिम्नोस्पर्म बहुत बहुत ही बड़े प्लांट होते हैं, उनमें छोटे प्लांट बहुत कम मिलते हैं, बट फिर भी यहाँ पे आप देखो दे इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। छोटे हर्ब इनमें देखने को नहीं मिलते। हमारी एनसीईआरटी आपको सिक्विया के प्लांट के बारे में बताती है जो कि कैलिफोर्निया में है। ठीक है, इसको जायंट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं, बहुत बड़ा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बच्चों, ये सारे लोग फोटो खींचने के लिए इसके बिल्कुल बेस पे खड़े हैं, देख रहे हो आपको, आप देख पा रहे हो? और ये है बेटा वो ट्री। ठीक है, अगर आप यहाँ ऐसे पेड़ के सामने जाके खड़े हो जाओगे, ठीक है, तो आपका सारा ईगो खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि आप देखो ना वो शान से खड़ा है यार, 300 मीटर के ऊपर भी हाइट होती है यार इनकी, 300 मीटर। हेलो, 300 मीटर, है ना, है ना। तो इंसान तो 3 मीटर भी नहीं हो पाता है, ये तो 300 मीटर ऊंचा है। सो आप इमेजिन करो जब आप उसके सामने खड़े रहोगे तो आप कितने छोटे होंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, हेलो, ठीक है, वैसे भी छोटा भी जिम्नोस्पर्म है, बहुत छोटा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट है ना, आपको करना क्या है, जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आप जिम्नोस्पर्म की जो थ्योरी है एनसीईआरटी से पढ़ के आओ। उसमें आपको दो प्रकार के प्लांट देखने को मिलेंगे, एक है पाइनस और एक है बच्चों साइकस। पाइनस और साइकस, इनके बीच में डिफरेंसेस हमको पता लगाने हैं, पता रखने हैं। ठीक है, दोनों ही प्रकार के प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन केस ऑफ फॉर द जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म्स के नोट्स है, ये क्या है बेटा, सारे जिम्नोस्पर्म्स के नोट्स है। तो जिम्नोस्पर्म के नोट से बेटा हम लोग कंप्लीट जिम्नोस्पर्म की स्टडी करेंगे टोटल। बट जरूरी ये है कि आप जिम्नोस्पर्म्स को पहले पढ़ के आओ इन द टेक्स्ट बुक। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप ये जिम्नोस्पर्म टेक्स्ट बुक में पढ़ के आओगे आपको समझ में नहीं भी आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जैसे जो जो चीजें मैं बोलूंगा तो आपको रिकलेक्ट होगा कि हाँ ऐसा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो चीजें पहले बता देता हूँ। नंबर 1, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। मैंने बार बार ये बोला है, सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। आप एचएससी बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ओके नीट सर। देना चाहते, कैरोल आप बेटा देना चाहते हो, नीट देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो? देना चाहता हूँ सर। अगर आप नीट देना चाहते हो तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो, एनसीईआरटी तो जरूर खरीद लो। ठीक है, ओके सर। खरीद, नो नीड ऑफ परचेसिंग, यू नो, क्या जरूरत है, परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट बेटा आप इवन यू हैव दिस कंप्यूटर या मोबाइल, कंप्यूटर है तो अच्छा ही है, तो बेटा जस्ट इफ यू गो इनटू द साइट गूगल एंड राइट डाउन प्लांट किंगडम एनसीईआरटी, इतना लिखोगे तो डायरेक्ट वो पीडीएफ फाइल खोलता है। सबसे पहले पहला जो आएगा ना सर्च में, उसको क्लिक करो, ऑटोमेटिकली इट विल डाउनलोड फ्रॉम डायरेक्टली, है ना, सीबीएसई। हेलो, ओके सर। तो इट इज नॉट नो नीड टू परचेस इवन, ना, कोई जरूरत नहीं आपको परचेस करना पड़ेगा। जस्ट डाउनलोड इट एंड रीड इट इफ यू आर कंफर्टेबल रीड। आपके पास अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप कंफर्टेबली रीड कर सकते हो
तो यू कैन रीड इट एंड दैट्स इट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस सॉरी, एंड ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस। डायोशियस का मतलब मैंने समझाया। डायोशियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल प्लांट बॉडी डिफरेंट होती है ना, सेम प्लांट के ऊपर दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। सो ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस। हेलो, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है पाइनस, और ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत बार। सारे जिम्नोस्पर्म डायोशियस होते हैं तो एक्सेप्शन बताओ। सर पाइनस, पाइनस इज अ मोनोएशियस, मतलब पाइनस के एक ही प्लांट के ऊपर मेल कौन भी होता है और फीमेल कौन भी होता है। मेल स्ट्रोबिलस, फीमेल स्ट्रोबिलस, बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस। और इनका स्पोरोफाइट ही बेटा डोमिनेंट है, हैविंग ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट में जाइलम होता है, नो वेसल्स, ओनली ट्रकिड्स। स्पोरोफाइट में फ्लोएम होता है, सीव सेल्स, नो सीव ट्यूब, नो, है ना, कंपेनियन सेल, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते। तो ये वाला पॉइंट वैसे भी हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कवर करेंगे, ठीक है। इवन इनके लीव्स में एक अलग प्रकार का टिश्यू पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। इंस्टेड ऑफ उसमें जो लैटरल वेन्स होते हैं ना, जैसे हम एंजियोस्पर्म के लीफ के देखो वेन्स होते हैं, वेन्स, ऐसे वेन्स इसमें नहीं होते। ऐसा टिश्यू होता है जो ऑटोमेटिकली खुद ही बेटा पानी को कंडक्ट करता है, वाटर को, मिनरल को, फूड को कंडक्ट करता है, उसको हम लोग ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं, ठीक है। पक्का। एक और पॉइंट है कि ये जो प्लांट होते हैं ना, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अभी सेकेंडरी ग्रोथ होता है मतलब हर साल वो एनुअल रिंग बनाते हैं जिससे आप उसकी एज काउंट करोगे। अब ये कैसा बनता है, ये भी हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब हर साल बेटा उसकी गर्थ बढ़ती है ना। ये टेरिडोफाइट है, उसमें भी ये एक एक्सेप्शन है। ऐसा एक टेरिडोफाइट बताओ जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो फिर ये नाम लिखने का, आइसोएटस इज अ टेरिडोफाइट, है ना। बाकी सारे जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट नहीं, पर डाइकॉट एंजियोस्पर्म जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि सीड नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। इसके सीड जो है वो फ्रूट में एनक्लोज्ड नहीं होते। दे हैव अ यूनिटेगमिक ओव्यूल। अभी बहुत देर से मैंने समझाया आपको, ठीक है। यूनिटेगमिक ओव्यूल है मतलब एक ही इंटेगमेंट होता है। नीटम नाम का बेटा जिम्नोस्पर्म है जो कि एकदम हायर जिम्नोस्पर्म है, उसमें बायटेगमिक ओव्यूल देखने को मिलेगा। अब ये एक्सेप्शन है, पूछेंगे भी नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, बट पता होना चाहिए। नीटम एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें बायटेगमिक ओव्यूल देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहली बार प्लांट्स के केस में यहाँ पे आपको पोलन ग्रेन बनते हुए दिखाई देते हैं, पोलन ग्रेन्स। और ये पोलन ग्रेन हवा से उड़ते हैं, मेल प्लांट से उड़ते हुए जाते हैं और फीमेल प्लांट पे जाके पहुंच जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स। बट ये हमेशा बेटा यहाँ पे विंड से ही जाते हैं, ओनली एक मेथड है विंड, उसी से ये फ्लो होते हैं। इसी प्रोसेस को हम एनिमोफिली कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स में बेटा पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग वेज है। पानी से भी जाता है, हाइड्रोफिली, इंसेक्ट्स के थ्रू जाता है, एंटेमोफिली, बैट जाता है, कैरेप्टेरोफिली। तो अलग अलग वेज से ट्रांसफर किया जाता है इन एंजियोस्पर्म। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक ही तरीका है, ओनली बाय एयर, इसको बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया था बेटा कि सिक्वेया जाइजांटिया ये टॉलेस्ट प्लांट है, 300 मीटर, रेड वुड ट्री जिसको कहते हैं। सेम वे झामिया पिग्मिया नाम का प्लांट है बेटा जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट? ये छोटा सा, बहुत ही छोटा होता है, आपके अंगूठे के ऊपर आप उसको रखोगे तो भी आ जाएगा, बहुत छोटा, ठीक है, इतना छोटा है ना, झामिया पिग्मिया।